बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें बेटा, आवाज़ वगैरह सब ठीक है। अच्छा, अब हम बिजनेस इनकम में ही लास्ट पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे। और लास्ट जो पार्ट है हमारा, एक तो डिप्रिसिएशन और इंटेंजिबल है ये वाला पार्ट, और एक डिडक्शंस नॉट अलाउड वाला पार्ट, इसको रिवाइज करेंगे। डिप्रिसिएशन और इंटेंजिबल वाला पार्ट और डिडक्शंस नॉट अलाउड वाला पार्ट जो है इसको हम रिवाइज करेंगे। और आपके पास अगर इसकी मास्टर शीट है तो उसको अपने पास रखिएगा सामने, रेफरेंस पर्पस के लिए आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं डिप्रिसिएशन की तरफ। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑनलाइन बेटा कंफर्म कर लो, आवाज़ ठीक है सबके पास, सारी चीज़ें ओके हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा कंफर्म कर लो बच्चों, ब्रेक से वापस आ गए हो नहीं आए हो? ओके, आ गए। तो अब हम जा रहे हैं डिप्रिसिएशन की तरफ। सबसे पहले डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स, पहले जनरल फिर कुछ स्पेशल। जनरल पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, जब हम किसी डेप्रिशिएबल एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। प्लांट एंड मशीनरी है वो, और ईडीए कैटेगरी का है। प्लांट एंड मशीनरी ईडीए कैटेगरी का मतलब है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। और एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट में अब सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को ही हम लेते हैं, और उसकी कॉस्ट का 25% इनिशियल अलाउंस क्लेम करते हैं ईयर 1 में। तो हमारे पास कैटेगरी 1 उस एसेट की होगी जो प्लांट एंड मशीनरी है और ईडीए भी है, क्योंकि कुछ प्लांट एंड मशीनरी नॉन ईडीएस भी होंगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी यूज्ड परचेज कर रहे हो तो वो नॉन ईडीए है। इन अदर वर्ड्स, ये न्यू होनी चाहिए, न्यू इन पाकिस्तान। यानी कि अगर आपने इसको लोकल परचेज किया है तो न्यू हो, और अगर आपने इंपोर्ट किया है तो फिर उस सूरत में न्यू और यूज्ड दोनों चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में न्यू है वो। ये पॉइंट था, इसको ईडीए कहते हैं। ईडीए हो गया तो कॉस्ट का 25% मिल जाएगा एज इनिशियल अलाउंस। अब इसी एसेट पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है जो सेक्शन 22 है। इनिशियल अलाउंस 23 है, वो 22 है, जो कहता है कि इस एसेट का, प्लांट एंड मशीनरी का, जिसका 25% हम डिडक्ट कर चुके हैं, तो बाकी जो रह गया वैल्यू उसको कहा जाएगा WDV, और उस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन रेट। तो प्रिस्क्राइब्ड डेप्रिसिएशन रेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी है 15%। अब एक एग्जांपल बनाते हैं। सपोज करते हैं कि 100 मिलियन कॉस्ट थी, 25% की वजह से डिडक्शन मिल गई 25 की, इनिशियल अलाउंस 25 का, तो इनिशियल अलाउंस 25 का डिडक्ट होगा सेम ईयर, फर्स्ट ईयर। अब आए यहाँ पे WDV चाहिए हमें, 100 माइनस 25 क्या हो गया? 75। अब 75 पे 15% निकालो, देखो कितना बनता है 75 का 15%, कितना? 11.25। ये मिल गई नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनिशियल अलाउंस, और यूं लिखेंगे सवाल में, और 25 की डिडक्शन लेंगे। फिर हम लिखेंगे, इसके लिए नॉर्मल लफ्ज़ नहीं लिखा जाता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिखेंगे 100
-25 और इसका रेट लेंगे हम 15% का और वो बन रहा है 11.25। ये डेप्रिसिएशन हमने यूँ लेस करनी है, ये लेस कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है कि डेप्रिशिएबल एसेट के लिए पहली चीज़ का ख्याल रखना है इस चीज़ का कि क्या वो प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है, अगर है तो एडीए तो नहीं है। एडीए का मतलब क्या है कि वो लोकल होगा तो हमेशा न्यू होना चाहिए, इंपोर्ट होगा तो कोई भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, यूज भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं एडीए। और उसमें कॉस्ट की वन टाइम 25% की रिडक्शन है। मगर क्या कोई और एसेट्स आ सकते हैं? यस। अब और एसेट्स में अगर देखा जाए, तो प्लांट एंड मशीनरी ईडीए को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स यानी ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स एक्सेप्ट वो प्लांट एंड मशीनरी जो क्या थी, ईडीए थी, उसको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगी, उस पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता। इसका मतलब इनिशियल अलाउंस सिर्फ एक एसेट पे है और वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, और वो भी कौन सा, एडीए हो। तो एडीए का क्या मतलब, फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान। क्लेरिफिकेशन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, इस पे बेटा डिटेल्ड डिस्कशन रिक्वायर्ड है, मगर आज टाइम कम है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ बात कहूँगा, मेरी सुन लो। इनिशियल अलाउंस के बारे में जो ये पढ़ के बैठे हैं कि सारे ईडीएस पे इनिशियल अलाउंस मिलता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कर लें, क्योंकि सेक्शन 23 के अंदर यही लिखा है कि सारे ईडीएस पे इनिशियल अलाउंस मिलता है, मगर जब हम थर्ड शेड्यूल में रेट देखने जाते हैं तो वो सारे ईडीएस का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्लांट एंड मशीन का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो एसेट्स, जिन एसेट्स को हम ईडीए मानते हैं, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, प्लाइंग फॉर हायर, इसमें भी एक हमने कहा था अगर प्लाइंग फॉर हायर है तो वो एडीए है, कंप्यूटर एडीए है, मगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगे इनिशियल अलाउंस के लिए। इसका मतलब वो पुराना दौर था जब सारे एडीएस पे इनिशियल अलाउंस मिलता था। इसका मतलब क्या है, ये बात देखिएगा कि अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, एक नॉन ईडीए, नॉन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। इस पे सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, ओनली नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस इस पे नहीं मिलता। ईडीएस की भी दो किस्में हैं, एक है प्लांट एंड मशीनरी, एक है अदर्स। इस पे इनिशियल अलाउंस मिलता है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलती है, इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अब ईडीए होना काफी नहीं है टू क्लेम इनिशियल अलाउंस, क्योंकि रेट जहां बताया गया है वहां सब ईडीएस के लिए रेट नहीं रखा गया, सिर्फ एक के लिए रखा गया। पहले किसी दौर में सब ईडीएस पे इनिशियल अलाउंस मिलता था, ये क्लेरिफाई हो गई। अब हम यहां पे यार 12 घंटे का रिवीजन सेशन रख रहे हैं, आप लोग, सलाम है आप सबको, बैठे हो यार, हिम्मत है आप लोगों की। और फहद जो है उसने कहा है कि सर छोड़ें इन बातों को, बताएं इनफ जो है लड़का है कि लड़की है। यार फहद ये तुझे सवाल दिखता है यार, बता दें, नहीं बता सकते ना यार, मजबूरी है, काश बता सकता,
काश बता सकता उसका नाम, उसका नाम काश बता सकता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वो लड़का है। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर और टू हिम, उसके काम की कदर करता हूं, ये मैं बता दूं, उसके काम की कदर है, काम की कदर है। कोई टाइम निकाले किसी और के लिए, उसकी काम की कदर है। सलाम है उस लड़के को भी। है तू लड़का बेटा, यार अब छोड़, तू कहाँ मुझे लेके जा रहा है, क्योंकि ये तो मेरी वीकनेस है। मैं अब इसमें शुरू हो गया बेटा, काम खराब हो जाएगा। बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया खुद को। उदय कंट्रोल उदय कंट्रोल। अब तो उस टॉपिक पे लेके गया, छोड़ अब दोबारा नाम नहीं लेना इसका, ये हमारी वीकनेस है। अब मेरा बच्चा देखिए, इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जो पहले ये सोच के बैठे थे ना, जो ये सोच के बैठे थे, वो कहते हैं रिकॉर्डिंग हो गई, मैं डिलीट करा दूंगा, कंट्रोल मेरे पास है। तो जो बुनियादी बात है बेटा वो ये है कि इनिशियल अलाउंस में जो पॉइंट मैंने बताया सिर्फ एक एसेट में मिलेगा बस। अब थोड़ी तवज्जो करें ताकि मैं पूरा डेप्रिसिएशन लिंक करके समराइज कर दूं। अब जरा पॉइंट्स देखते जाना इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इनिशियल अलाउंस को छोड़ दो, अब वो क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई और बात नहीं है। अब हमारी बात जो अगली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका ताल्लुक है नॉर्मल डेप्रिसिएशन से, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन के हवाले से सबसे पहली बात, जब आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन में जाओगे तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। किस मेथड पे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा एसेट की बेस क्या लोगे, अमाउंट क्या लोगे, WDV। पहला साल होगा तब भी WDV लोगे, क्योंकि कॉस्ट से जीरो माइनस करोगे। WDV इसलिए रखा है कि ताकि इनिशियल अलाउंस हो तो वो माइनस हो जाए। इनिशियल अलाउंस सिर्फ एक के लिए ही होगा बस, प्लांट एंड मशीनरी बीइंग EDM। इस पे अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन का रेट, प्रिस्क्राइब्ड डेप्रिसिएशन रेट। प्रिस्क्राइब्ड डेप्रिसिएशन रेट क्या है? थर्ड शेड्यूल में गिवन है, पेपर में गिवन होता है मगर हम फिर भी याद करेंगे। एक रेट है 15% का, एक रेट है 10% का, एक रेट है 30% का और एक रेट है 100% का। अच्छा, 100% का रेट किसके लिए है? रैंप किसको कहते हैं? चढ़ाई, हाँ चढ़ाई। और कितनी की उसकी कॉस्ट होनी चाहिए? 2.5 लाख से एक्सीडिंग ना हो, 2.5 लाख से एक्सीडिंग ना हो। और एक्सीडिंग हो गई तो फिर बिल्डिंग का हिस्सा बन जाएगा, 10% पे डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि 10% किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए है। 30% किसके लिए है? कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। अब सब कुछ यहाँ है, अब सब कुछ यहाँ है। क्या क्या यहाँ आया? प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल और ना इंपॉर्टेंट, चलो फर्नीचर भी है, फर्नीचर, चलो फर्नीचर फिटिंग्स भी है। और इंपॉर्टेंट भूल रहे हो तुम, बुक्स। कौन सी बुक्स थी? टेक्निकल और साइंटिफिक बुक्स। टेक्निकल साइंटिफिक बुक्स जो होती है ना, जो आपकी मोर देन 1 ईयर वाली हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि इवन टेक्निकल नेचर की बुक्स भी डेप्रिशिएबल एसेट हैं। टेक्निकल बुक्स जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेस देन 1 ईयर है, वो टेक्निकल होने के बावजूद भी डेप्रिशिएबल नहीं बनता, क्योंकि 1 साल में ही आउटडेट हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाती है लॉ में। MV क्या है? मैंने MV लिखा कहाँ था? अरे मोटर व्हीकल यार, वो बोल तो रहा हूँ ना भाई, वो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन थोड़ी है। MV मोटर व्हीकल, ठीक है। अच्छा बेटा ये बात नोट कर लो, इसका मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग बैलेंस है, WDV पे क्या अप्लाई होगा? प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो इस वजह से रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया, करेक्ट। पहला पॉइंट ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि ये WDV कैलकुलेट कैसे होती है। WDV के लिए हमें कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा इनिशियल अलाउंस, अगर पहला साल है तो। अगर ये कब अप्लाई करेंगे? जब हमारा केस है फर्स्ट ईयर का,
सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट ईयर में हम कॉस्ट से माइनस करते हैं क्या? इनिशियल अलाउंस भी और जितनी भी उस वक्त तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो। तो इसका मतलब इनिशियल अलाउंस भी डेप्रिसिएशन ही है। तो जो बच जाएगा वो WDV कहलाएगा और उस पर रेट अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें एक क्लेरिफिकेशन है, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है पार्शियल बिजनेस यूज वाला। अब ये जरा समझना तवज्जो से। पार्शियल बिजनेस यूज में एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है? इसमें भी तो WDV चाहिए ना। अब देखिए, पार्शियल बिजनेस यूज के स्पेशल केस को सुन लो, समझ लो, एग्जामिन हो रहा होता है, पता नहीं चलता। इसके 3 पॉइंट्स हैं। अगर कोई एसेट पार्शियली बिजनेस के लिए यूज हुआ तो उस केस में पार्शियल डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिलती है। पहला पॉइंट, पार्शियल डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिलेगी। तो कितनी पार्शियल होगी? कितनी? टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस यूज। जितना बिजनेस यूज होगा। आमतौर पे एग्जाम में बता देता है 3%, 13%, 50%, वो रेट की फॉर्म में बता देता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। पहला पॉइंट है पार्शियल बिजनेस यूज की सूरत में डेप्रिसिएशन पार्शियल मिलती है। पार्शियल बिजनेस यूज में दूसरा पॉइंट, ऐसे एसेट की WDV कैसे कैलकुलेट करोगे? वही जो पुराना तरीका था, कॉस्ट लेंगे और माइनस करेंगे पहले साल क्या? इनिशियल अलाउंस, और कॉस्ट लेंगे माइनस करेंगे अगले साल इनिशियल अलाउंस एज वेल एज डेप्रिसिएशन। मगर सर जी, डेप्रिसिएशन तो पार्शियल अलाउ की गई थी, तो क्या हुआ? पूरी, चाहे अलाउड चाहे नॉट अलाउड। सपोज कर लो हमारी कॉस्ट थी 100, 25 था हमारा इनिशियल अलाउंस, WDV हो गई 75। हमने उठाया 75, लगाया इस पे 15%। देखिए 15% कितना बन रहा है इसका? 11.25। और आपकी डेप्रिसिएशन है 90% बिजनेस की, 10% नॉन बिजनेस की। तो अलाउ कितनी करोगे? 90%। 90% बन रहा है 10.125। 125 मैं तो बल्कि मैं ते हुंडई लेसा। और 10% क्या है? डिसअलाउड। कितना बना? 1.125। ये अलाउड डेप्रिसिएशन है या डिसअलाउड है? मगर मुझे एक बात बताओ, WDV जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट थी 100, माइनस हमने क्या किया? इनिशियल अलाउंस था 25। अब डेप्रिसिएशन में क्या लूं, ये या ये? तो 11.25 लेंगे ना, 11.25 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सुनो, ये भी कॉस्ट से माइनस हो गया, क्योंकि नॉन बिजनेस यूज भी तो यूज है ना। नॉन बिजनेस यूज भी तो डेप्रिसिएशन है। जो बिजनेस से लिंक नहीं था, वेयर एंड टेयर तो उस यूज में भी हुई है। तो कहता है हमें वो चाहिए WDV जिस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएं। तो डेप्रिशिएटेड पोर्शन वापस थोड़ी डालना है उसमें, चाहे वो नॉन बिजनेस यूज है, वो यूज है। तो एसेट वाज डेप्रिशिएटेड बाय दिस अमाउंट, अलाउड और नॉन अलाउड उसके बिजनेस यूज पे था। तो हम 11.25 माइनस करेंगे। इसका मतलब यहां ये ख्याल रखना कि जब हम कहते हैं ना ये, तो ये किस केस को अप्लाई कर रहे हो? इवन हमारा जो पार्शियल बिजनेस यूज वाला है उस पर भी ये सेम अप्लाई करता है। हाँ, अलबत्ता तीसरा पॉइंट पार्शियल बिजनेस यूज का क्या है, और वो ये है कि एसेट आपका कौन सा था? एसेट आपका पार्शियल बिजनेस यूज वाला है, हो रहा है उसका डिस्पोजल। याद रखिएगा, डिस्पोजल के वक्त लाजमन देखना है कि पार्शियल बिजनेस यूज वाला एसेट है या नहीं है। तीसरा पॉइंट लाजमन याद रखना डिस्पोजल के वक्त। सबसे पहले क्या करोगे? पार्शियल बिजनेस यूज की सूरत में जिस साल डिस्पोजल हुआ उस साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमें उस साल क्या कैलकुलेट करना होता है? गेन या लॉस। तो कहता है गेन या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए कंसीडरेशन। सबसे पहले कंसीडरेशन रिसीव्ड चाहिए, वो आपके सवाल में गिवन होती है। कंसीडरेशन रिसीव्ड से क्या माइनस करोगे? क्या माइनस करोगे गेन या लॉस के लिए? बताओ।
सर WDV कैलकुलेट करते हैं तो हमें गेन या लॉस होता है। अब कहता है ये जो WDV है ना, सेम मेथड से कैलकुलेट करो जो अब तक चला आ रहा था। यानी कि आपने क्या किया, आपने लिया इसमें इसी केस में अपनी कॉस्ट 100 माइनस करो, उससे अब तक की सारी डेप्रिसिएशन माइनस करो। तो डेप्रिसिएशन हमारी जो थी कितनी थी, 11.25। इनिशियल अलाउंस माइनस कर लो पहले 25, 11.25 माइनस कर लो, क्या रह गया 63.75। ये कहता है ये आ गई आपकी WDV 63.75। मगर कहता है रुको, डिस्पोजल तो नहीं हुआ, पार्शल बिजनेस यूज नहीं है। कहता है अब रुको, अब आपने क्या करना है, इस एसेट में एक एडिशन करना है, WDV में करना है। क्या, वो हिस्सा जो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस यूज डिसअलाउ हुआ था, और वो कितना है, 1 साल के हिसाब से हमने वर्कआउट किया था, 2-3 साल भी हो सकते थे। तो वापस WDV में एडिशन करना पड़ेगा कितना, वो अमाउंट जो हमने डिसअलाउ किया 1.125। तो डिसअलाउ किया था, अब एडबैक क्यों करवा रहा है, ताकि WDV बढ़ जाए। यही तो उसका मकसद है, WDV बढ़ाना चाहता है। कब WDV बढ़ाना चाहता है, जब क्या हुआ है, डिस्पोजल। सोचो 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 मेरे बच्चों, डिस्पोजल हो रहा है, और कौन सा एसेट का, जिसका, रुको यहां, रुको, जब पार्शल बिजनेस यूज है तो रिमेनिंग पार्शल पर्सनल यूज होगा ना। यहां सिर्फ वही एसेट आ सकते हैं जिसका कोई पर्सनल यूज भी हो। तो लॉ मेकर यहां ना सेकेंड हैंड मार्केट क्रिएट करने के लिए बिजनेसेस को क्या कहता है, बिजनेसेस को कहता है कि ऐसे पार्शल बिजनेस यूज वाले एसेट्स को बेच दो, ताकि मार्केट में वो चला जाए, कोई गरीब खरीद सके उसको। और इंसेंटिव देने के लिए कि वो बेचे, उनको क्या लालच देता है, कहता है जितना मैंने तुझे नुकसान दिया था वो मुझसे वापस ले ले। अव्वल तो उस नुकसान के लिए माफी, ठीक है, अब क्या करो, वापस वो मुझसे फायदा ले लो। वापसी कैसे दे रहा है उसको, सारा, हर साल बुलाया और क्या किया, काटना शुरू किया। राइट, चल बेटा, नॉन बिजनेस यूज डिसअलाउड, नॉन बिजनेस यूज अलाउड। अब सारा नॉन बिजनेस उठा के क्या कर रहा है, ये ले वापस WDV में ऐड कर रहा है उसको। इसका मतलब क्या हुआ, WDV बढ़ा दी गई। अब ये देखो, कंसीडरेशन रिसीव्ड से अगर WDV बढ़ गई, गौर करो, कंसीडरेशन रिसीव्ड से WDV बढ़ गई तो फायदा दे रहा है कि नुकसान, फायदा। कैसे फायदा, इसकी वजह से गेन कम हो जाएगा उसका, इसकी वजह से लॉस बढ़ जाएगा उसका। इसका मतलब उसको फायदा देने के लिए कहा कि क्या करोगे, डिसअलाउड पोर्शन को WDV में ऐड करोगे, बशर्ते कि कौन सा एसेट हो। अच्छा, फुल बिजनेस यूज वाला ये होगा, और डिस्पोजल ना हो तो होगा नहीं, सिर्फ कब होगा, जब डिस्पोजल हो और पार्शल बिजनेस यूज हो। मुझे बताएं, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पार्शल बिजनेस यूज के एसेट के लिए 2 तरीके से एग्जामिन कर सकता है आपको, या तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएगा पार्शल की, या एडबैक कराएगा डिस्पोजल के वक्त। अब एक और स्पेशल केस है डेप्रिसिएशन के अंदर, और वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कहता है अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट ऐसा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल बताओ जो डेप्रिशिएबल एसेट हो। बिल्डिंग, ये इसकी एग्जाम्पल है बिल्डिंग की। इसके लिए कहता है स्पेशल लॉ है, डेप्रिशिएबल एसेट हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। कहता है सबसे पहले ये चीजें नोट करना सवाल में, एसेट हैज टू बी अ डेप्रिशिएबल एसेट, करेक्ट, यस। और वो डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है कि आप सारे एसेट्स नहीं ले सकते, सिर्फ कौन से एसेट लोगे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और डेप्रिशिएबल एसेट भी होगी। लैंड नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, बिल्डिंग ही होगी। इसका हुआ डिस्पोजल, क्या हुआ इसका, डिस्पोजल। और डिस्पोजल पे क्या हुआ, डिस्पोजल पे इसकी जो कंसीडरेशन रिसीव्ड आई वो ज्यादा हो गई किससे, बस ये देखना है। अब पास पेपर में उसने क्या किया, एक बंदा कहा म्यूजिशियन है और उसने स्टूडियो बेचा। ट्रांजैक्शन पे गौर करो, बंदा कौन, बिजनेसमैन, म्यूजिशियन।
एसेट कौन सा बिका? इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेप्रिशिएबल एसेट। फौरी से क्या चेक करना था? कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या है, कॉस्ट क्या है, और उसकी कॉस्ट से कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्सीड कर गई थी। तो कहता है ऐसे केस में लाजमन आप ये काम करोगे। क्या काम करना है बताओ? कहता है आप कॉस्ट को चेंज कर दो, आपकी कॉस्ट में तब्दील कर रहा हूं, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लोगे। टैक्स की कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? कंसीडरेशन रिसीव्ड के बराबर हो जाएगी। ये पॉइंट को समझने के लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट थी 100 से 100 मिलियन, और अब तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी लें इसकी? 90। अब इसकी WDV है 10। क्या कंसीडरेशन रिसीव्ड लूं कि ये टॉपिक एग्जामिन हो जाए? 100 से ज्यादा लेना पड़ेगा, तो 120 में ले लेता हूं आपकी वजह से। ओनली बिल्डिंग इसलिए होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल हो, और इमूवेबल हो बेटा बिल्डिंग ही रह जाती है, लैंड नहीं आ सकती क्योंकि वो डेप्रिशिएबल नहीं है। सच है? चलो बेटा तवज्जो, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है बात। क्या क्या होना चाहिए बेटा? डेप्रिशिएबल एसेट होनी चाहिए, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंडीशन। दूसरा हो डिस्पोजल पे कंसीडरेशन सिर्फ कॉस्ट से बढ़ जाए। तब क्या करना था? कॉस्ट चेंज करनी थी। अब करो इसकी कॉस्ट चेंज, इसकी कॉस्ट चेंज करो। कॉस्ट चेंज करना, सब चेंज नहीं कर लेना। बजाय 100 के क्या लूं? 120। बाकी चेंज नहीं करोगे। अब बताओ क्या हुआ? WDV तो खुद चेंज हो गई ना, कितनी रह गई भाई? अगर आप ये करोगे माइनस ये चेंज, अब क्या बता कितना क्या रह गया? बाकी कोई चेंज नहीं करो भाई। देखो कुछ भी चेंज ना करो, मगर WDV तो खुद उसकी उस पर बेस कर रही है ना, वो तो चेंज हो जाएगी। दोबारा सुनना, बिल्डिंग थी कॉस्ट 100, डेप्रिसिएशन थी 90, WDV करंट 100 है, बिकी 100 से ऊपर में। चूंकि सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, कॉस्ट चेंज करनी पड़ी। अब अगर कॉस्ट चेंज हो गई तो डेप्रिसिएशन तो वही थी 90 की, WDV चेंज हो गई। कहता है अब आप सही करेक्शन का कैलकुलेशन करोगे। क्या हुआ था? डिस्पोजल किसका? डेप्रिशिएबल एसेट का। क्या करोगे? कंसीडरेशन रिसीव से WDV माइनस करोगे। कौन सी WDV? अभी जो न्यू वाली थी, न्यू। तो कंसीडरेशन रिसीव्ड एक 20 है, माइनस क्या करूंगा? 30 न्यू वाली, चेंज वाली 30 माइनस करो मेरा बच्चा, तो आपको पास क्या आ जाएगा बताओ? किसके बराबर होगा? ये हमेशा इसके बराबर निकलेगा कि आपका गेन हो ही नहीं सकता कि डेप्रिसिएशन से डिफरेंट हो। तो आप अगर ये मुझे बात बताओ, द मोमेंट यू सी डेप्रिशिएबल एसेट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, डिस्पोजल हुआ, कंसीडरेशन रिसीव कॉस्ट से बढ़ चुका है, बगैर कैलकुलेशन के गेन बता सकते हो? वो डेप्रिसिएशन के बराबर। बेटा इस केस को मैं बताऊं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा था काइंडली नोट करो, क्योंकि कुछ नहीं भी पढ़ाया जाता कहीं पे ये टॉपिक, और वो समझते हैं कि ये कोर्स में नहीं है। कोर्स में है बेटा, कोर्स में है, और पेपर में भी आता है, मगर पता ही नहीं चलता कि पेपर में आया तो कैसे उसने, क्योंकि आप तो नॉर्मल मेथड से कैलकुलेशन करके आते हो ना। आपको तो जो पढ़ाया आप उस हिसाब से करोगे। आप पता है क्या करते? आप लेते 120 माइनस करते 10, और आप देख के आते कितना? 110। ये कैलकुलेशन बेटा बाकी केसेस में सही थी, मगर इस केस में ये कैलकुलेशन गलत है। ये कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक केस है ये डेप्रिशिएबल एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। अब मुझे एक वर्किंग वर्बल करके दो। बिल्डिंग की कॉस्ट है 8 लाख, छोटा सा कमरा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 420, कंसिडरेशन रिसीव्ड होती है 650। एक चीज में नहीं बता रहा आपको क्योंकि वो चेंज हो जाती है, तो गलती ना करो तुम, इसलिए बताओ जरा।
मेरा सवाल ये है कि इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी और अमाउंट क्या होगा? देखें, इस केस में पहली कंडीशन क्या थी? कॉस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, डिस्पोजल भी हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, WDV निकाल लो, माइनस करो इससे, 380 है। अब देखो, आप लाजमी नहीं है कि ये बढ़ जाए, इससे लाजमी थोड़ी है, नहीं बढ़ा ना करो। किसने कहा है कि आप कुछ कॉस्ट चेंज करो? अब कॉस्ट चेंज नहीं होगी, मगर एसेट बिका है, गेन या लॉस तो होगा ना, तो करो गेन या लॉस। 650 हमारी कंसीडरेशन रिसीव्ड, 380 हमारी WDV, माइनस करो, क्या बचा? 270। जवाब तो अब भी आएगा, मगर नॉर्मल मेथड से। आमतौर पे ऐसे करते हैं, मगर अगर आपकी कंसीडरेशन रिसीव्ड बढ़ चुकी है, बेटा चेंजेस तो आएंगे ना, उसको याद रखना। स्पेशल केस अब आता है एक और, जिसके मुताबिक आपके पास, ये अगेन एक स्पेशल प्रोविजन है, आपके पास एक एसेट है और वो डेप्रिशिएबल एसेट है, और आपने कर दिया है उसका एक्सपोर्ट, या आपने उसको कर दिया है ट्रांसफर, मगर आउटसाइड पीके, पाकिस्तान से बाहर। अब डेप्रिशिएबल एसेट हो, इसका मतलब स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, मशीन है, ये मूवेबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा, इमूवेबल नहीं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकता। तो मशीन ले लो, व्हीकल ले लो, कुछ और ले लो जहन में। इस केस में भी कहता है कि ख्याल रखना किस चीज का, कि जब आप एसेट को एक्सपोर्ट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, और एसेट कौन सा है? डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट होगा या ट्रांसफर होगा तो समझा जाएगा डिस्पोजल हो चुका है, और डिस्पोजल पे गेन या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर गेन या लॉस कैलकुलेट करते वक्त कहता है, अब मैं एक अजम्पशन करवा रहा हूं तुमसे, असल कंसीडरेशन रिसीव्ड इग्नोर करो, जो सवाल में गिवन है उसको करो इग्नोर, असल को करो इग्नोर, और अज्यूम कर लो एक और अज्यूम कितने पे करवा रहे हैं? कॉस्ट को अज्यूम करवा रहे हैं कि इसकी क्या लो? कंसीडरेशन रिसीव्ड, और बाकी कैलकुलेशन कर लो। सपोज करें हमने एक डेप्रिशिएबल एसेट है, उससे किया एक्सपोर्ट, और डेप्रिशिएबल एसेट थी प्लांट एंड मशीनरी, तो हमारे पास उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, से एक्चुअल कॉस्ट उसकी 100, हम उसको डेप्रिशिएट करके बैठे थे, चूंकि डेप्रिशिएबल एसेट है ना 80, WDV उसका 20 है, एक्सपोर्ट किया हमने या ट्रांसफर किया किसी भी वैल्यू पे, जैसे 0 वैल्यू पे किया, 20 पे किया, 30 पे किया, किसी पे भी किया, 30 पे किया, क्योंकि देखो ना वो डेप्रिशिएटेड एसेट है, मुश्किल से इतने पैसे भी नहीं मिलते। तो कहता है ऐसे केस में क्या करोगे? कंसीडरेशन रिसीव्ड गिवन है कि नहीं है? है, ये कंसीडरेशन रिसीव्ड है आपकी, और 0 भी हो सकती है ये, क्योंकि ट्रांसफर के आउटसाइड बगैर किसी कंसीडरेशन के। इन दोनों केसेस में हमें क्या करना है? कंसीडरेशन रिसीव्ड से आर यू श्योर कॉस्ट माइनस करते हैं? क्या माइनस करते हैं बेटा? आपको याद होगा डेप्रिशिएबल एसेट है, कॉस्ट नहीं माइनस करते, कंसीडरेशन रिसीव्ड से क्या माइनस करते हैं? WDV माइनस करते हैं। थोड़ी तवज्जो इसलिए चाहिए। अब कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्चुअल क्या है? 30 या 0, इग्नोर करो इसको। कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या लाओगे आप? कॉस्ट के बराबर 100 लाओगे, माइनस करोगे वही जो WDV वर्कआउट करके बैठे हो, कितनी? 20, तो क्या हुआ? 80। इस केस में भी वो डेप्रिसिएशन के बराबर आ रहा है जवाब, मगर इस दफा उसने कॉस्ट नहीं चेंज की, इस दफा उसने कंसीडरेशन रिसीव चेंज कर दी। और ये कब होगा? जब एक्सपोर्ट या ट्रांसफर आउटसाइड पाकिस्तान हो रहा हो। आखिरी स्पेशल केस, और वो है PTV, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कौन सी? नॉट प्लाइंग फॉर हायर। इसमें 7.5 वाली बात है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के लिए, पहली बात नोट करें, ये पैसेंजर लिखा है, गुड्स नहीं लिखा। तो हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हो तो सोचना रोड ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन किसकी है?
ये लिमिटेशन जो लगेगी ये सिर्फ पैसेंजर पे लगेगी, गुड्स पे नहीं लगेगी। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल थी एक, तो उसकी कॉस्ट और कंसीडरेशन रिसीव्ड पे 2 पॉइंट्स हैं, इस पे 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग। कहता है मैं कॉस्ट रिड्यूस करूंगा, तो इंसाफ कहता है कंसीडरेशन रिसीव्ड भी रिड्यूस करो, ताकि लाइक को लाइक से कंपेयर किया जा सके। जिस एसेट की कॉस्ट कम कर रहे हो तो कंसीडरेशन रिसीव्ड भी अकॉर्डिंगली कम होगी। ये 2 पॉइंट्स हैं, याद करना। कहता है अगर कॉस्ट क्या होगी एक्सीडिंग 7.5, तो मैं इक्वल टू 7.5 कर दूंगा। ये किस लिए कर दूंगा? डेप्रिसिएशन के लिए, ताकि डेप्रिसिएशन आप ऊपर क्लेम ना करो। अब एक्चुअल कॉस्ट थी एक एसेट की 9 मिलियन, हम टैक्स पर्पस के लिए क्या कर देंगे? टैक्स पर्पस के लिए उसकी कॉस्ट फॉर टैक्स लेंगे 7.5, डेप्रिशिएट करेंगे 7.5 को। इसका मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट को हमने इग्नोर किया, ठीक है। मगर जब ये एसेट बिकेगा तो कंसीडरेशन रिसीव टैक्स की कॉस्ट को देख के थोड़ी मिलता है, वो तो टैक्स के रिकॉर्ड में उसकी कॉस्ट कम है, असल तो कंडीशन और बाकी हालात होंगे। तो सपोज करते हैं कि अगर इस एसेट को बेचा हमने, और हमने बेचा है दूसरे साल, तो अगर दूसरे साल हमने बेचा है तो आपने ईयर 1 की कैलकुलेशन जरा करके दो मुझे। पहले साल क्या हुआ था? कॉस्ट हमने ली 7.5, रेट हमने 15 लेना है, क्योंकि कौन सा एसेट है? पैसे व्हीकल है, व्हीकल, तो व्हीकल का रेट 15% होता है, मोटर व्हीकल। क्या मिला? क्या मिला बेटा? 1.125। ये डेप्रिसिएशन है उस साल की। ईयर 2 में इसका डिस्पोजल हो गया। डिस्पोजल के ईयर पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, मगर डिस्पोजल के वक्त गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें WDV चाहिए। करें इसकी WDV कैलकुलेट। 7.5 से माइनस करो 1.125, 6.37375, ये WDV है। अब जब बेचा तो कंसीडरेशन रिसीव्ड देने वाले ने ये नहीं देखा होगा कि टैक्स में इसकी कॉस्ट क्या है, उसने देखा होगा गाड़ी तो 9 मिलियन की है, वो तो असल को देख के कंसीडरेशन रिसीव्ड के लिए करा ना। तो हुआ क्या? हमें कंसीडरेशन रिसीव्ड जो मिली वो मिलती है 9 मिलियन की व्हीकल थी, 8.6 कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्चुअल। कंसीडरेशन रिसीव्ड ये एक्चुअल है। अब अगर हम इसको कम नहीं करेंगे तो रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी। ये रॉन्ग कैलकुलेशन क्या? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस WDV, कंसीडरेशन रिसीव्ड 8.6, और ये हम अभी कैलकुलेट करके बैठे 6. ये माइनस करोगे इसमें 6.375, गेन कितना है? 2.225। गलत कैलकुलेशन किया आपने। क्यों? यह तो आपने नाइंसाफी की, एक तरफ आपने उसकी कॉस्ट कम की, दूसरी तरफ कंसीडरेशन से पूरी ले रहे हो। इसीलिए लॉ ने कहा नहीं, कॉस्ट कम करूंगा तो फिर दूसरा पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है कंसीडरेशन रिसीव्ड को कम करो। अब इसको कम करने का तरीका क्या है? एक फार्मूला है A/B/C। ऐसा है कोई फार्मूला जिसके मुताबिक क्या करेंगे? जिसके मुताबिक हम लेंगे कंसीडरेशन रिसीव्ड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, डिवाइड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। इससे क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगी, कंसीडरेशन रिसीव्ड रिड्यूस हो जाएगी। करो रिड्यूस। अब बजाय 8.6 के कितना मिला? 7.17। अब लाओ इसको यहां कंसीडरेशन रिसीव्ड को 7.17 से माइनस करो 6.375, तो कितनी मिली? 0.795। ये सही जवाब है, ये गलत जवाब है। अब आप जरा सोचो, जो मैंने अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया आपको, उस पॉइंट के मुताबिक मैंने आपको क्या कहा कि एक
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, दो ही तो इसके पॉइंट्स हैं। मास्टर शीट पे बेटा एक टाइपिंग मिस्टेक है, फार्मूले में 7.5 के बजाय 2.5 लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, उसको करेक्ट कर लो। ऊपर सही लिखा है मगर फार्मूला जहां लिखा है तो उसमें गलती है। अब यहां आके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल पॉइंट है जो इससे लिंक है, और वो ये है कि अगर कोई बंदा एसेट परचेज करे तो उसका नुकसान हो रहा था। नुकसान कैसे हो रहा था उसका? उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा था। 9 मिलियन की कॉस्ट थी, 7.5 को डिप्रिशिएट किया जा रहा था। लोगों ने सोचा अगर मैं इसी एसेट को लीज पे ले लूं तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो लोगों ने बजाय ऐसे एसेट्स जिसमें लिमिटेशन आ रही थी, ऐसे एसेट्स जिसमें लिमिटेशन आ रही थी, कब? जब परचेज किया जाए तो बजाय परचेज करने के क्या कर दिया गया? लीज पे लेना शुरू कर दिया। अब किस एसेट पे लिमिटेशन थी? अपर लिमिट की। अब गौर से बताना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी? नॉट प्लाइंग फॉर हायर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर पे लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि इसकी कॉस्ट एक्सीड नहीं कर सकती किससे? तो इक्वल टू 7.5 होगा। अब ये 7.5 हमेशा 7.5 नहीं था, प्रीवियसली ये 2.5 था। ये प्रीवियस बात हो रही है, इस वजह से याद रखना, ये आपने लिखना नहीं है मगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो लोगों ने क्या किया, बजाय इधर जाने के, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट अगर मेरी है 9 तो मुझे 7.5 की डिडक्शन मिल रही थी डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, और मुझे नुकसान हो रहा था कितना? 1.5 का, इसकी डिडक्शन नहीं मिल पा रही थी। तो इसको बचाने के लिए लोगों ने इसी एसेट को लीज पे लिया, क्योंकि लीज पे उस वक्त कोई लिमिट नहीं होती थी, नो लिमिट्स, प्रीवियसली नो लिमिट्स। तो जब लॉ मेकर को पता चला, टैक्स वालों को पता चला, उन्होंने फौरी लॉ में चेंज करा दिया, अमेंडमेंट करा दिया और कहा ये भाई इधर से बच रहे हैं। तो फिर लॉ में लिमिट आ गई, लीज की सूरत में भी तब्दीली कर दी गई। कहा नो, अगर सेम एसेट को तुम लीज पे लोगे तब भी तुम्हारे पास लीज रेंटल की डिडक्शन देते हुए, आप लीज पे लोगे ना, तो लीज रेंटल की डिडक्शन देते हुए दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट। कहता है प्रिंसिपल अमाउंट में यहां भी तुम्हें उस लिमिट से ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा। किससे ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा? जो उधर लिमिट थी, उस वक्त उधर लिमिट थी 2.5, और फिर वक्त के साथ वो 2.5 क्या हो गया? चेंज होके क्या बन चुका है? 7.5, और वहां आज भी कितना लिखा है? 2.5। इसका मतलब एक जगह से इन्होंने अपडेट किया, दूसरी जगह पे अभी अपडेट नहीं किया। ये लॉजिक नहीं है कोई 2.5 का, जिसने, और ये कौन सा टॉपिक है, कहां लिखा है? लीज वाला टॉपिक। ये वहां लिखा है सेक्शन 28, लेसी को जो डिडक्शन मिलती है, प्रॉफिट ऑन डेट वाला सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अब पोजीशन ये है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी? नॉट प्लाइंग फॉर हायर को अगर परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट कहां अपर कैपिंग है इसकी? 7.5, और अगर इसको लीज करोगे तो इस पे अपर कॉस्ट अपर क्या है? 2.5। इसका मतलब लीज को तबाह कर दिया। इसका मतलब अगर 10 मिलियन, इसका मतलब कोई भी लीज पे नहीं जाएगा ना फिर। तो बात लॉजिकल थोड़ी थी, पेरिटी होनी चाहिए। पहले 2.5 इधर भी होता था, इधर भी होता था। अब इसको किसी न किसी वक्त ये 2.5 का जब एहसास होगा तो 7.5 कर देंगे, और अगर इनको एहसास नहीं होता, ना हो, मुझे तो है, इंशाल्लाह अगले ग्रेड में मैं जाऊंगा, मैं इसको चेंज करा दूंगा। आप बच्चों की बस दुआ चाहिए। आपकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुई। डेप्रिसिएशन के अंदर जो हमने पढ़ा
इस सारी बात को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक इससे कनेक्टेड है। और वो कौन सा है? इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल बहुत आसानी से और क्विकली हो जाता है, क्योंकि इंटेंजिबल के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब उसकी कॉस्ट लो और उसे नॉर्मल यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। नॉर्मल यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। अब नॉर्मल यूजफुल लाइफ के बारे में याद रखो कि हमेशा मोर देन 1 ईयर होती है, और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लोगे। ये क्या होगी? ये होल नंबर्स में होगी, होल ईयर्स में होगी। और तीसरी बात याद रखो कि इफ नॉट गिवन, इफ नॉट डिटर्मिनेबल, तो फिर ये आपकी उम्र के बराबर हो जाएगा। इसकी लाइफ लेनी पड़ेगी 25 साल। अब एग्जामिनर क्या करता है? आपको एक इंटेंजिबल दे देता है, उसकी कॉस्ट बताता है और फिर खामोश। आपको वो कॉस्ट बता देता है, सपोज कर लो 8 लाख रुपए। बस आपने कॉपीराइट परचेज किए 8 लाख रुपए देके। बस अब क्या करोगे? नॉर्मल यूज प्राइस तो बता ही नहीं रहा, क्या करोगे? डिवाइड बाय 25। मगर अगर वो बता दे नॉर्मल यूजफुल लाइफ 4 साल है तो डिवाइड बाय 4। इसका मतलब है कि लाइफ डिटर्मिनेबल ना हो या गिवन ना हो, फिर 25 से। अब एक बात सुने मेरी, व्हाट इफ के उसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ 30 साल है? 30 साल, फिर 25 के 30, फिर 30, क्योंकि डिटर्मिनेबल है ना। डिटर्मिनेबल ना हो तो 25। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट में क्या चीजें आएंगी? 2 कॉस्ट में आएंगी 2 चीजें। पहली चीज आएगी कि अगर तो आपने उसको परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या आपने उसको खुद बनाया है तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, और अगर ये आपने बनाया या परचेज किया, आगे चल के आपने उसको इंप्रूव किया, अपग्रेड किया, तो वो कॉस्ट जो सब्सिक्वेंट इनकर कर रहे हो, चाहे आपने यहां लेफ्ट साइड पे जहां अक्वायर किया था तो रिन्यूअल करना पड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट का, उसलिए पे की, या आपने मेकिंग की थी तो आपको क्या करना पड़ा? आपको उसे अपग्रेड करना पड़ा, आपको उसको इंप्रूव करना पड़ा। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट अगर आप इंप्रूवमेंट पे लगाते हो तब भी कॉस्ट में शामिल होगी, रिन्यूअल करते हो तब भी शामिल होगी। इसका मतलब कॉस्ट 2 लेवल पे शामिल होती है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। इनिशियल होती है तो 2 तरीके से इनकर होती है, एक्विजिशन या मेकिंग, और सब्सिक्वेंट होती है, 2 तरीके से होती है, रिन्यूअल अपग्रेडेशन। अब लेवल 1 हो चुका है, लेवल 2 पे जाने के लिए दोबारा एक मैं वर्किंग बनाना चाहता हूं। यह है बेटा उसका वर्किंग का तरीका। कॉस्ट उठाते हैं, डिवाइड बाय नॉर्मल यूजफुल लाइफ करते हैं। अब सपोज कर लो, इजी एग्जांपल, कॉस्ट थी 20, नॉर्मल यूजफुल लाइफ थी 10, तो डिडक्शन कितनी मिली? 2 की। वर्किंग हम इसी तरह करेंगे, सबसे पहले से वर्किंग करेंगे, नॉर्मल यूजफुल उठाओ, कॉस्ट उठाओ, कॉस्ट को डिवाइड कर दो, डिडक्शन आपको मिल रही थी। अब रुको और सुनो, अगली जैसे ये वर्किंग की ना, फौरी से देखो एसेट का बिजनेस यूज क्या है, पार्शियल बिजनेस यूज तो नहीं है, तो इसे उस कटर से गुजारो, उस कटर से गुजारो। किस कटर से गुजारो? पार्शियल बिजनेस यूज की, जरा इसको कटिंग करो थोड़ी सी। नहीं, फुल बिजनेस यूज था तो चलो नहीं गुजारते कटर से, फुल बिजनेस यूज था 2 ले लो। पार्शियल बिजनेस यूज था, कितना पार्शियल बिजनेस यूज था? 80% बिजनेस यूज था, लगाओ इसको 80% का कटर। $1.6। अब आपने क्या किया? पहले वर्किंग की,
फिर पार्शियल बिजनेस यूज की लिमिट लगाई। और सुनो, इसके बाद एक आखिरी पॉइंट और गुजारोगे, आप देखोगे कि ये पूरा साल यूज हुआ या पूरा साल यूज नहीं हुआ, तो आपको चाहिए नंबर ऑफ डेज यूज्ड, नंबर ऑफ डेज यूज्ड। और यूज में वो दिन भी काउंट होंगे जब वो अवेलेबल फॉर यूज था। इसका मतलब सिर्फ उसी दिन को काउंट नहीं करोगे जिस दिन अवेलेबल ना हो। और ना अवेलेबल होने की मैंने 3 मिसालें दी थी आपको। मिड ऑफ द ईयर में परचेज करोगे तो परचेज के पहले का टाइम, लीगल रिस्ट्रिक्शन लग गई या डिफेक्ट आ गया, तो जितने दिन अवेलेबल नहीं था। हमें पहले केस में 2 को, दूसरे केस में 1.6 को लिमिट करना पड़ेगा टू द नंबर ऑफ डेज यूज्ड। पहले केस में ये 300 दिन यूज हुआ, क्या करोगे, इस पे लिमिट कैसे क्या करोगे, 2 उठा के मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, कितने दिन यूज हुआ, 300 दिन यूज हुआ, डिवाइड बाय 365 करो, क्या जवाब आया, ये आपकी डिडक्शन मिल चुकी है 1.64, मुबारक हो। मगर यहां ये वाला एसेट जो था, ये वाला इंटेंजिबल जो था, सपोज करते हैं कि पूरा साल यूज हुआ, कभी भी नॉट अवेलेबल नहीं था, तो 1.6 की डिडक्शन मिल जाएगी। 3 पॉइंट क्या करोगे, 360 डिवाइड बाय 360 करोगे, क्या वो कर रहा था लगा हुआ है, नहीं भाई। इस केस में सपोज कर लो 250 दिन था, 250 डिवाइडेड बाय 365, अब बताओ, $1.09 की डिडक्शन मिल गई। अब आपको एक बात बस याद करनी है, क्या, इंटेंजिबल को टेकल करने का तरीका यह है, नंबर 1, स्टेज नंबर 1, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूजफुल लाइफ, और उस पर लिमिट लगाओगे बिजनेस यूज की, और उस पर लिमिट लगाओगे नंबर ऑफ डेज यूज की। पहले वर्किंग, फिर पार्शियल बिजनेस यूज, और फिर नंबर ऑफ डेज यूज। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक सिर्फ आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो जिसको हम आमतौर पे रेवेन्यू एक्सपेंस समझते हैं, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस, अगर इस एक्सपेंस के लिए एग्जामिनर ये बोल दे कि इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा या मिला था, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं रहा, ये एक्सपेंस बन चुका है इंटेंजिबल। इनकम टैक्स लॉ इसे भी इंटेंजिबल मानता है। एक दफा आया था ये कि एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है 3 लाख रुपए का, बस इतना ही, 3 लाख का खर्चा हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर में, बस सारे बच्चों ने डिडक्ट कर दिया इस रेवेन्यू एक्सपेंस, और ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं था। किसी भी एक्सपेंस पे जिसको हम बेशक रेवेन्यू ही क्यों ना समझते हो, अगर ये बात सामने आ जाए कि उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, अच्छा अगर वो लैंड होगा, नहीं, लैंड को हम इस तरह नहीं लाते, लैंड इंटेंजिबल नहीं बनेगा। डेप्रिशिएबल एसेट हो, वो कैसे इंटेंजिबल बनेगा, वो तो वहीं जाएगा। इसका मतलब अदर देन लैंड, अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट, कुछ और एसेट हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और से उसने दे दिया 750, और एक नोट रखा क्या कि इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर वाला था, बस। अब बताओ क्या करोगे, अगर तो उसने इसको ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ एग्जामिनर ने, तो सबसे पहले इसको एडवे करो। एडवे करने के बाद आप क्या कहोगे, आप लिखोगे एमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल बन चुका है 750 डिवाइड बाय 25। 25 क्यों ला रहे हो, ईयर्स ना हो तो 25, कितना मिला, 30,000 की डिडक्शन क्लेम होगी इस केस में, बस ये बात लाजमन याद रखिएगा बेटा। इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ, अब हमारा रह जाता है इनिशियल डिडक्शन नॉट अलाउड, डीएनए।
अच्छा, इसके लिए ना मुझे आपको चाहिए अपनी मास्टरशीट ओपन कर लें। अच्छा, स्टाफ में से मारूख अवैस जो भी सुन रहा है, मुझे बिजनेस की मास्टरशीट ईमेल कर दें और मुझे कंफर्म भी कर दें कि आपने मेरी बात सुन ली है। मैं यहाँ आश्रय पे ना बैठा रहा हूँ ना। जल्दी जल्दी अपनी मास्टरशीट खोल लो और आओ आप अपने बिजनेस के आखिरी पॉइंट पे, और वो आपका कौन सा है? आपका है डिडक्शन नॉट अलाउड। अच्छा, जब तक आप लोग डिडक्शंस नॉट अलाउड की, जिसके पास मेरी मास्टरशीट नहीं है बेटा, वो बेशक अपने नोट्स निकाल ले, कोई अपना सोर्स निकाल ले, ठीक है? अगर आप कहेंगे कि सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट, दी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो मैं कहूँगा यही है, डीएनए, डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शंस नॉट अलाउड, सबसे पहले देखो तो इस सेक्शन को, सेक्शन 21 को, ये बिजनेस का सेक्शन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये लिखा हुआ है, मगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा हुआ जरूर है, इससे बारो कैपिटल गेन ने किया था, याद है? कैपिटल गेन में लिखा था कॉस्ट में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं जा सकता जिसे सेक्शन 21 में डिसअलाउ किया गया हो, तो इसका मतलब वहां पे भी अप्लाई कर गया। इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ने भी बारो कहा था मेरी जो 10 डिडक्शंस हैं जो मैं अलाउ कर रहा हूं, अगर 21 ने हिट कर दी तो डिसअलाउ मानी जाएंगी, और इसे अदर सोर्स ने भी बारो किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी को छोड़ के बाकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सबका ये सेक्शन है। सैलरी में डिडक्शन नहीं है इस वजह से। इसका मतलब दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल 4 हेड्स। इसमें मौजूद डिडक्शंस की इस वक्त नंबर है जो डिसअलाउ है, 20 है। 20 डिडक्शन डिसअलाउड है, तो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट क्विक, ताकि मगरिब से पहले हम इसको कर लें। और लॉस पे भी मैंने कवर करना है, होपफुली मैं कर लूँगा इंशाअल्लाह। बेटा, सबसे पहली डिडक्शन जो डिसअलाउ की गई है वो है इनकम टैक्स। मैं बहुत ब्रीफ रहूँगा ताकि आपके, मैंने कहा ना शीट खोल लो तो आपके सामने सारा लिखा होगा। इनकम टैक्स, कौन सा इनकम टैक्स? जो हम नॉर्मल मेथड से पे करते हैं। अच्छा, नॉर्मल मेथड का यहां मतलब क्या है? नॉर्मल मेथड का मतलब है ईयर एंड पे हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारा जितना टैक्स बना हमने पे किया और उसको एज डिडक्शन क्लेम किया। नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम टैक्स आपकी डिडक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा अगेन इनकम टैक्स है, मगर ये कौन सा इनकम टैक्स है? जो एट सोर्स विद होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में कट गया। हमारा टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने जो काटा था इनकम टैक्स, उसे भी डिसअलाउ किया गया है। तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा पॉइंट एक ही है। किसके बारे में है? इनकम टैक्स के बारे में है। तीसरा डीएनए का ताल्लुक है एक्सपेंडिचर के साथ। आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, मगर उसकी पेमेंट करते वक्त आपसे एक गलती हो गई। पेमेंट करते वक्त आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, विदाउट टैक्स डिडक्शन आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो आपका हो गया वो एक्सपेंडिचर क्या? डीएनए। वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गया, डीएनए बना दिया गया। अलबत्ता बेशक आपने पेमेंट करते वक्त टैक्स नहीं काटा, फिर भी डीएनए नहीं होगा, यानी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ये डीएनए ना होने का मतलब है अलाउ हो जाएगी डिडक्शन। डिडक्शन अलाउड हो जाएगी इफ क्या हुआ हो, अगर वो एफबीआर को पेमेंट किसी जरिए से मिल जाए। अब पेमेंट मिलने के दो तरीके होते हैं। एक,
वो बंदा टैक्स पेयर जिसका हमने टैक्स नहीं काटा, उस शरीफ इंसान ने खुद पेमेंट कर दियो, उसने खुद पे कर दिया हो तो भी तो ठीक है, डिफॉल्ट तो हुआ मगर पेमेंट तो मिल गई ना। या फिर हमसे जिसने टैक्स विदहोल्ड करना था, विदहोल्डिंग एजेंट से एफबीआर ने जबरदस्ती रिकवरी कर ली, रिकवरी करके उसके अकाउंट से वो पैसे छीन के चला गया। अब एक तरफ कहता है मैं पैसे ले चुका हूं तुमसे, अकाउंट से रिकवर कर चुका हूं, इसकी निशानी एक सेक्शन होता है 161। जब हम कहते हैं ना 161, इसका मतलब उन्होंने, अब प्रोफेशनली तो हम ये भी नहीं बोलते अमाउंट रिकवर किया, हम बोलते हैं 161 किया। भाई 161 किया तूने? हाँ सर, बैंक में कुछ नहीं था। भाई 161 का नोटिस इशू हो चुका है सर, हो चुका है, ऐसे बात करते हैं हम। तो 161 का मतलब क्या, उससे पैसे रिकवर। भाई देखो इन दो चीजों में तो डिसअलाउ नहीं बनता ना। इसमें तीसरा पॉइंट भी था, और वो क्या तीसरा पॉइंट था, अगर आपकी पेमेंट का ताल्लुक किससे है, अगर आपकी परचेस का ताल्लुक रॉ मटेरियल से है या फिनिश गुड्स की परचेस से, तो ऐसी केस में डिसअलाउंस पे एक लिमिट है। कहा गया कि डिसअलाउ तो करेंगे मगर एक लिमिट के अंदर। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है बच्चों? वो लिमिट है 20%। इसका मतलब इस केस में डीएनए एक्सीड नहीं कर सकता। किससे एक्सीड नहीं कर सकता? 20% से। किसका 20%? इसका 20%। यानी अगर मैं आपको कहूं कि मेरा रॉ मटेरियल था 100 मिलियन का, फिनिश गुड्स थी 200 मिलियन की, तो 100 मिलियन प्लस 200 मिलियन 300 हो गया। इसका 20% क्या है? 60। अब किसी भी सूरत में डिसअलाउंस ऑन अकाउंट ऑफ दिस 60 से ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर इनको रिकॉल करें, पहला कौन सा डीएनए था? इनकम टैक्स। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? एक्सपेंडिचर पेड विदाउट टैक्स डिडक्शन। पहला इनकम टैक्स, दूसरा इनकम टैक्स, तीसरा एक्सपेंडिचर पेड विदाउट। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है कमीशन। मगर कमीशन के लिए थोड़ी तफसील है, हर कमीशन नहीं डिसअलाउ होता। कमीशन कौन सा? सबसे पहले तो यहां सेल्स टैक्स के 3rd शेड्यूल वाली गुड्स हों, ऐसी गुड्स जो 3rd शेड्यूल में लिस्टेड हैं। अब आप बेहतर समझ सकते हो, 3rd शेड्यूल में मौजूद गुड्स है, उसका कमीशन दिया जा रहा है। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो 3rd शेड्यूल के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो कमीशन का अमाउंट था, कमीशन कितना था? कमीशन के लिए लिखा है कि वो मोर देन 0.2% होगा। मगर किसका? ग्रॉस अमाउंट ऑफ, ये 0.2% ऑफ ग्रॉस सप्लाईज। जितनी सप्लाईज की वैल्यू थी ना, उस बंदे को हमने, इन अदर वर्ड सेल की टोटल वैल्यू का 0.2% निकालो, उससे ज्यादा कमीशन है कि नहीं है। और आखिरी बात यह है कि ये जो डिसअलाउ करेंगे ना कमीशन को, डिसअलाउ करते वक्त बस एक चीज देखेंगे कि वो बंदा एटीएल पे है कि नहीं है। इफ यस एटीएल पे है, ये डीएनए अप्लाई नहीं करता, ये अप्लाई नहीं करता, इसका मतलब कमीशन अलाउ होगा। कौन सा कमीशन? जो उस एजेंट को पे किया, कमीशन की डिडक्शन अलाउड होगी। मगर अगर वो नहीं है एटीएल पे, तो कमीशन का अमाउंट डिसअलाउ किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? कमीशन सिर्फ उसी वक्त डिसअलाउ हो सकता है जब बंदा एटीएल पे ना हो। ये सारी कहानी उसे एटीएल पे लाने की है। मैन्युफैक्चरर को कहा गया कि तेरा बंदा अगर एटीएल पे नहीं है तो तेरा कमीशन डिसअलाउ कर दूंगा, तेरा एक्सपेंस डिसअलाउ कर दूंगा। अब वो कहता है कि ये फैसला करने के लिए मैं सब लोगों को, हर कमीशन को नहीं ले रहा, सबसे पहले लूंगा 3rd शेड्यूल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और फिर लूंगा जिसका अमाउंट कुछ मटेरियल हो, 0.2% से उसका अमाउंट ज्यादा हो, फिर जाके डिसअलाउंस बनता है।
कमीशन कवर हो गया। इसके बाद आता है बेटा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर पे दो बातें बच्चों, लॉ कहता है एक तो इस पे लिमिट हो और लिमिट से एक्सीड कर जाए तो एक्सेस डिसअलाउ करेंगे, मगर अभी तक कोई लिमिट सेट हुई नहीं। दूसरा कहता है कि कंडीशंस हो और कंडीशंस की वायलेशन कर दोगे तो डिसअलाउ कर दूंगा। हाँ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? मगर कंडीशंस ये हैं कि आप बिजनेस के लिए मुल्क में या मुल्क से बाहर से खर्चा करो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर को, डिडक्शन मिल जाएगी। कस्टमर्स के लिए आप इसे बिजनेस प्रेमिसेस पे रखो, लोकल कस्टमर हो तो, फॉरेन कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स वगैरह हो तो उसके लिए कहीं पे भी इनकर कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स ये जो कंडीशंस मास्टर शीट में गिवन है कि इनकर्ड इन पाकिस्तान और आउटसाइड इन कनेक्शन विद बिजनेस इन पाकिस्तान फॉर फॉरेन कस्टमर्स और सप्लायर्स, कस्टमर क्लाइंट्स ऑन बिजनेस प्रेमिसेस लोकल के केस में मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज और ओपनिंग ब्रांच, ये सारी कंडीशंस मिलेंगी तो डिडक्शन अलाउ होगी। अब ये सारी कंडीशन ना मीट करता होगा तो डिसअलाउ कर देंगे। मुझे बताओ कौन सा होगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो इसके अलावा होगा, जो बिजनेस इनकर करेगा? वो एक ही रह गया, पर्सनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये तो सब अलाउ कर गया। हाँ एक था लोकल कस्टमर्स का बिजनेस प्रेमिसेस पे ना होना। आपने क्या किया, कहा 4-5 लोकल कस्टमर हैं, दोस्त भी बन गए, मगर उनको कस्टमर पक्का बनाने के लिए आपने बुलाया और कहा चलो भाई बारबेक्यू करते हैं छत पे, घर की छत पे बारबेक्यू हो रहा है जी, तो डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा, क्योंकि ये फिर बिजनेस प्रेमिस पे नहीं है। हाँ गोरों को बुलाओ, कालों को बुलाओ, मतलब मुल्क से बाहर वाले, फिर डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू फंड्स। अब फंड्स से मुतालिक 3 बातें हैं। अगर कोई फंड होगा, कौन सा फंड है? प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड। तो इन फंड से मुतालिक 3 चीजें होंगी। सबसे पहले ये अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड होंगे तो डिडक्शन मिलेगी। उस सूरत में भी अगर डिडक्शन मिलेगी तो आपको आपकी कंट्रीब्यूशन का 50% मिलेगी, और वो 50% भी खत्म कर देगा अगर आपने अरेंजमेंट ना किया हो, इफेक्टिव अरेंजमेंट ना किया हो। किस चीज का? फॉर टैक्स डिडक्शन का। अब टैक्स डिडक्शन इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले क्या चेक करोगे, अप्रूव्ड है कि नहीं है। अप्रूव्ड नहीं है, सारा डिसअलाउ। अप्रूव्ड है, 50% ऑफ द अमाउंट मिलेगा, और मगर आपने टैक्स डिडक्शन की अरेंजमेंट नहीं बनाई हुई, ये 50% भी गया। इसी तरह इसको याद करोगे, पहले क्या चेक करेंगे? अप्रूव्ड है कि नहीं है। दूसरा 50% की लिमिट। तीसरा, तीनों कवर हो गए। ये मास्टर शीट में है 6, 7 और 8। 9 नंबर पे आता है पेनल्टी, और ये बार बार चेक कर रहा है, बता रहा हूं आपको। या फाइन कहता है पेनल्टी और फाइन के डिसअलाउ करूंगा अगर तुमने वायलेशन कर दी है किसकी? लॉ की, रूल की या रेगुलेशन की। मगर मैंने वायलेशन कर दी थी कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन तो कर दी कस्टमर के साथ, डीलर के साथ, सप्लायर के साथ। कहता है यहां इस केस में डिडक्शन मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन पे फाइन और पेनल्टी होगी, तो रिमेंबर इट इज डिडक्शन अलाउड। डिसअलाउड कब है? किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर दो तो, लॉ की, रूल की, रेगुलेशन की। कहे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल किया, पेनल्टी लग गई, डिसअलाउड। कहे स्टेट बैंक रेगुलेशंस की वायलेशन हो गई, 200 मिलियन पेनल्टी, डिसअलाउड। कहे वो जी इन्वायरमेंट के रूल्स बनाए थे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, उससे ज्यादा कार्बन एमिशन कर दी तुमने, पेनल्टी, डिसअलाउड। मगर अगर मेरा पर्सनल मैटर है किसी कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है, तो वो कहीं पे भी कवर नहीं होती, उसकी डिडक्शन मिलती है। इसमें मैं खास तौर पे तवज्जो दिलाऊं, नोटिस देता हूं आप सबको, तवज्जो लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए।
लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? मैंने किसी से कहा था कि मुझे आप 10 मिलियन का मटेरियल सप्लाई करोगे 15 फरवरी पे, नहीं किया ना तुमने, तो मैं मार्केट से वो परचेज कर लूंगा जितने का भी मिला। मार्केट से मैंने परचेज किया 11 मिलियन का, तो डिफरेंस आप उससे रिकवर करते हो, इसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब जिस बंदे ने डैमेजेस पे किए वो इस डैमेज को इस फाइन और पेनल्टी रिकॉर्ड करता है और एज एक्सपेंस शो कर देता है। इसकी डिडक्शन भी मिलेगी, इसकी डिडक्शन भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने वायलेशन कर दी थी किसी लॉ की, नो, रूल की नो, रेगुलेशन की नो, कॉन्ट्रैक्ट की अलाउड है। इसके बाद बेटा पर्सनल एक्सपेंडिचर है और नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है अमाउंट कैरिड टू रिजर्व। अमाउंट कैरिड टू रिजर्व, अमाउंट कैरिड टू रिजर्व क्या है? और अमाउंट कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। कैरिड टू रिजर्व और कैपिटलाइज। पहले कैरिड टू रिजर्व। कैरिड टू रिजर्व की एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था आपका 40 मिलियन। आप इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को क्या करते हो? किसी रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। अब वो रिजर्व कोई सा भी हो, इसमें सपोज कर लो हमने क्रिएट किया हुआ है स्पेशल रिजर्व, उसमें लेके गए 10 मिलियन। एक हमारा है जनरल रिजर्व, उसमें लेके गए हैं 30 मिलियन। मगर ये स्पेशल रिजर्व इस वक्त और जनरल रिजर्व इस वक्त आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, ये किसी एक्सपेंडिचर के लिए था। मसलन ये एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए था और एक्सपेंशन के वक्त खर्चा करना था, तो था ना, हुआ थोड़ी अभी। तो अगर कोई कहे कि चूंकि मेरा ये स्पेशल रिजर्व है तो आज मैं इसको अपने पास एक्सपेंस बना के डिडक्ट करना चाहता हूं, हम उसको कहेंगे नॉट अलाउड, क्योंकि अभी आपका खर्चा हुआ नहीं है, करना फिर डिडक्शन क्लेम करना। इसको क्या कहते हैं? अमाउंट को ट्रांसफर टू रिजर्व। कैपिटलाइज किसे कहते हैं? कैपिटलाइज का यहां मतलब क्या है? शेयर कैपिटल। कंपनी के पास सपोज करें कि शेयर्स इशू करने का ऑप्शन होता है। कंपनी ने क्या किया, उसके पास अक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा था 100 मिलियन का, इससे डिविडेंड दे सकते थे। डिविडेंड देने के बजाय उन्होंने कहा नहीं, ये पैसे अपने पास रखो, हम डिविडेंड नहीं दे रहे, हम देंगे बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स जब हम देंगे ना, तो बोनस शेयर्स इसलिए देंगे ताकि वो पैसे हमारे पास रह जाएं। तो सपोज करो कि 100 मिलियन के बोनस शेयर्स अगर दे दिए गए, तो बोनस शेयर्स में कंपनी के पास शेयर्स के अगेंस्ट 1 रुपया भी नहीं आ रहा होता। तो कंपनी क्या करती है? वो रिजर्व से पैसे निकालती है, यहां लेके आती है, और यही अमाउंट अब रिजर्व से ट्रांसफर होके शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कैपिटलाइज हो जाता है। अब पैसे रिजर्व से निकले, शेयर कैपिटल अकाउंट में चले गए, मगर ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बेटा एओपी वाले अमाउंट्स आपको आज रिवाइज हो चुके हैं। एओपी के 5 अमाउंट्स थे जो डिडक्शन नहीं मिलती, एक फिर भी भूल जाओगे आज, सैलरी, ब्रोकरेज, कमीशन, ये भूल जाते हो तुम। और ये क्या बन जाएगा? डीएनए। इफ कौन इनकर करे? एओपी। और किसे इनकर करे? अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट है बैंकिंग चैनल के 2 प्रोविजंस। पहला है पेमेंट बाय टैक्स पेयर नॉट बीइंग कंपनी, दूसरा है कंपनी। तो नॉट बीइंग कंपनी की सूरत में क्या है? कहता है अगर आप पेमेंट करोगे तो बैंकिंग चैनल यूज करना, पेमेंट करोगे तो बैंकिंग चैनल यूज करना, वरना डिसअलाउ कर दूंगा। तो किसी भी एक्सपेंडिचर की पेमेंट करते हुए बैंकिंग चैनल से कब पे करते हैं?
इसके लिए 3 कंडीशन है। आपका जो टोटल खर्चा साल के एंड पे बना वो लाजमी है कि 2.5 लाख से ऊपर हो, और इंडिविजुअली जब एक्सपेंस किया था आपने, जो लेजर में आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका कितना होना लाजमी है? 25,000 से एक्सीडिंग करना लाजमी है। तो कहता है कि अगर ये कंडीशन मीट हो जाए तो बैंक से पे करना, वरना डिसअलाउ करूंगा। हमारा सेकंड खर्चा 60,000 रुपए का था और हमने इसको कैश से पे कर दिया, बताएं क्या होगा? ये डिसअलाउ हो जाएगा। हमारा तीसरा खर्चा 35,000 रुपए का था, हमने कैश से पे कर दिया, क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। हमारा एक खर्चा 20,000 रुपए का था, हमने कैश से पे कर दिया, अलाउड। हमारा एक खर्चा 75,000 रुपए का था, हमने चेक से पे कर दिया, अलाउड। और एग्जैक्ट 25 का था, कैश में पे कर दिया। तो कंडीशन क्या है? एक्सीड ये नहीं कर रहा, ये अलाउड हो जाएगा। एक्सीडिंग होगा तो चेक से पे होगा। इसका मतलब 3 चीजें देखना। 3 चीजों में से पहली चीज क्या देखोगे कि जिस आप एक्सपेंस को देख रहे हो वो सिंगल एक्सपेंस होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। सिंगल अकाउंट हेड, सिंगल एक्सपेंस हो, 3-4 एक्सपेंस मिला के नहीं। तो सिंगल अकाउंट हेड में देखो सम टोटल कितना होना चाहिए, उसका ईयर एंड पे सम टोटल कितना होना चाहिए? एक्सीडिंग 2.5 लाख बोलो। और फिर इंडिविजुअल जो एक्सपेंस हुआ एक्सीडिंग 25,000 होगा तो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल लाजमी हो जाएगी। नहीं करोगे बैंकिंग चैनल से पेमेंट, डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसके लिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, देखता हूं कितना समझ आया। एक बंदे ने 2 लाख रुपए की एक एक्सपेंडिचर इनकर किया, कैश से पे कर दिया, बताओ क्या करोगे? अलाउड कि नॉट अलाउड? मैंने इतना ही बताना है, बाजी क्यों लड़ रही हो? मैंने बताया एक एक्सपेंडिचर था, बता चुका हूं ना, एक एक्सपेंडिचर था 2 लाख रुपए का, बस। साल भर में एक्सपेंडिचर अगर 2 लाख का था तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई ना रिक्वायरमेंट की, और वो क्या थी? 2.5 लाख तो हो। मेरा एक एक्सपेंडिचर था 8 लाख रुपए का, कैश में पे किया, मगर बिजली का बिल था, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं इस पे। एक्सेप्शंस आपको याद होंगी कि एक्सपेंस, इसकी एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? यूटिलिटीज हैं, फ्रेट है, ट्रेवल फेयर है, पोस्टेज और टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह की पेमेंट है। अच्छा, सेम लॉ है, सेम, मगर कंपनी के लिए बैंकिंग चैनल के बजाय क्या करना होता है? डिजिटल मीन्स यूज करने होते हैं, तो अलाउ होता है। फर्क सिर्फ क्या है? बैंकिंग चैनल नहीं, डिजिटल मीन्स इस्तेमाल करने। सैलरी की सूरत में क्या होता है? 32 है बेटा, इसमें मैंने करेक्शन कराई थी मास्टर शीट में, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। 25 लिखा था, मैंने करेक्शन कराई थी, 32 होगा। अच्छा भाईजान, सैलरी की पेमेंट अगर होगी तो पर मंथ क्या हो गया? 32 से एक्सीडिंग होगा, कैसे पे करोगे? ऑनलाइन और बैंकिंग चैनल। 40,000 रुपए का एक मैंने पास पेपर में दिखाया था, 40,000 रुपए की पेमेंट कैश में हो गई थी, क्योंकि उस वक्त 23 मार्च था और बैंक बंद था। कुछ भी हो यार, डिसअलाउ बेटा। उसके बाद एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन कभी नहीं मिलती सिवाय 3 केसेस में। तो इसका मतलब क्या है? वो 3 केसेस और ऑल रिमेनिंग केसेस का फर्क करो। रिमेनिंग केसेस में ये डिसअलाउ हो गया। वो 3 कौन से केसेस हैं? एक है डेप्रिशिएबल एसेट पे डेप्रिसिएशन, दूसरा है इंटेंजिबल पे एमोर्टाइजेशन, तीसरा तुम बताओगे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। इनकी डिडक्शन तो मिलती है, मगर रिमेनिंग किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल। फार्मा से रिलेटेड एक पॉइंट था जो डीएनए है, और फार्मा के मैन्युफैक्चरर्स के लिए कहा गया है कि आपका एक खर्चा जो तुम रिश्वत के लिए इस्तेमाल करते हो डॉक्टरों पे, और वो कौन सा खर्चा है?
मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी बोलो, तो ये जो आप खर्चा करते हो ना, इस पे मैं लिमिट लगा रहा हूं। लिमिट कितनी है? उससे एक्सीड नहीं कर सकता। 10% किसका? आपकी सेल के 10% से एक्सीड कर गया, एक्सेस को मैं डीएनए बना रहा हूं। उसके बाद बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को सेल है, और ये वाली सेल कौन सी है? सेल बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यानी मैन्युफैक्चरर, और डिसअलाउंस 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और इसका फार्मूला क्या है? ए अपान बी इंटू सी, जिसमें ए टोटल डिडक्शन है। अब पहले इसको सुने है क्या। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा और उसको आप सेल कर रहे हो, आप कौन हो? मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरर। तो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप सेल कर रहे हो किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ये अनरजिस्टर्ड किसके मुताबिक है? सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक ये अनरजिस्टर्ड है। जो आपसे परचेजेस कर रहा है, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो इसे उसूलन क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। ये कैसे अनरजिस्टर्ड है कि काम कर रहा है? ये जरूर तुम्हारी कमी है। मैन्युफैक्चरर तेरा मसला है, मेरा क्या? एफबीआर का मसला है, मैं क्या करूं? कहता नहीं, तू हेल्प कर मेरी। हेल्प नहीं करेगा, मैं तुझे काटू काटू कर दूंगा। कैसे करेगा काटू काटू? इसका डिसअलाउंस कर रहे हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर यानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने सेल की, टोटल सेल इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी टोटल सेल, सपोज करते हैं कि इसकी टोटल सेल्स 800 मिलियन की थी, और उस 800 मिलियन सेल में से उसने 300 मिलियन की सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को कर दी, 500 मिलियन की सेल उसने रजिस्टर्ड पर्सन्स को कर दी। अब सवाल यह है, ये तो सेल है, कहता है आपकी इस सेल पे डिसअलाउ कर दूंगा तुम्हारा एक्सपेंस। क्या डिसअलाउ कर देगा? एक्सपेंस। मगर एक्सपेंस निकालेंगे कैसे? एक्सपेंस निकालेंगे कैसे? कहेगा ऐसे निकालेंगे, ये तुम्हारा क्या था? टोटल सेल। लाओ टोटल सेल इधर, ये मेरी हो गई टोटल सेल। तो टोटल एक्सपेंस भी तो है ना तुम्हारा, 800 तुम्हारी टोटल सेल्स थी। इसके लिए तुमने टोटल डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं 650। अब यहां से मुझे रेशो मिल जाएगा। रेशो कैसे निकालेंगे? कैसे करेंगे? फार्मूला क्या है? अब इसमें हमें इस अमाउंट की कॉस्ट को डिसअलाउ करनी है, तो करेंगे क्या बताओ? 300 मल्टीप्लाइड बाय 650 डिवाइडेड बाय 800। तो आपको सेम रेशो से इसकी कॉस्ट मिल जाएगी और वो डिसअलाउ हो जाएगी। हाँ बेटा बताएं क्या हुआ? कितना? 240.75 डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास लाजिम है कि टोटल सेल्स एग्जामिनर देगा, टोटल डिडक्शंस देगा, और इस टोटल डिडक्शंस का रेशो निकाल के उस सेल पे अप्लाई करोगे जो अनरजिस्टर्ड को की गई थी, वो डिसअलाउ हो जाएगी। मगर ये डिडक्शन किसी भी सूरत में, ये वाली डिडक्शन कहता है किसी भी सूरत में 10% से नहीं, इसके 10% के अंदर अंदर रहेगी, क्योंकि वरना तो मारा जाएगा ना वो। तो इसके 10% का मतलब 65 के अंदर हो, जबकि हमने तो इसकी सेल इसको तो मार ही दिया था। तो इसका मतलब ये इतने तक लिमिट हो जाएगा, बाकी अलाउ हो जाएगा। क्योंकि इतना एक्सपेंस डिसअलाउ कैसे करेगा? उसका सारा थोड़ी डिसअलाउ करेगा, वो एक्सपेंडिचर के 10% तक डिसअलाउ करेगा, बाकी अलाउ कर देगा। आपने इसका मतलब देखना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी सेल निकाली और उसमें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल सेल का रेशो से एक्सपेंस निकाला, फिर उसको 10% ऑफ टर्नओवर से कंपेयर किया, उस तक हम डिसअलाउ कर देंगे। लास्ट पॉइंट है बेटा, इससे पहला रह गया था क्या? अच्छा भाई 18 में एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। यार इसके लिए कहा था, कुछ भी नहीं है, इसके लिए कहा था कि हम किसी वक्त क्या करेंगे, इस पे लिमिट लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे। ना लिमिट आई है ना कंडीशन आई है, तो डिसअलाउ नहीं होगा। आखिरी है एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स क्लेम्ड बाय पर्सन हु फेल टू इंटीग्रेट बिजनेस विद एफबीआर थ्रू अप्रूव्ड
डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड कितना 8%। अब देखिए एक ये वही तरीका जो भी पहले था, कहता है कि आपकी सेल, आप सेल कर रहे हो, क्योंकि आप कौन हो, आप हो रिटेलर। अब मुझे बताएगा कि किस किस्म के रिटेलर को इंटीग्रेट करना होता है। आप हो टीयर 1 रिटेलर, टीयर 1 रिटेलर ने की है सेल, टोटल सेल, कहता है आपकी एक्सपेंडिचर मैं डिसअलाउ कर दूंगा। सपोज करें कि आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दूंगा, क्या मतलब, टीयर 1 की टोटल सेल थी 100 और इसका एक्सपेंडिचर था 80 का, नेट प्रॉफिट इसका 20 था। ये क्या कहता है, सुनिएगा, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स क्लेम्ड बाय पर्सन हु फेल्स टू इंटीग्रेट। तो एक्सपेंडिचर उसका ये है, इंटीग्रेट इसने किया नहीं है, तो क्या होगा, ये डिसअलाउ होगा। मगर इतना डिसअलाउ कर दोगे, नहीं, कितना, ये कितने परसेंट के अंदर रहेगा, 8%। किसका 8%, अलाउबल डिडक्शन का। तो इसका मतलब सारा डिसअलाउ नहीं कर रहा, उसके 8% तक महदूद रहा है। तो 80 का 8% क्या हुआ, 6.4 डीएनए बन जाएगा। ये बेटा आपका बिजनेस था। अब मुझे एक पॉइंट कवर करना है बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक, एक पॉइंट कवर करना है बस फिलहाल, और वो ये है कि आपका लॉसेस में, लॉसेस का जो टॉपिक है उसमें हमने कहा था कि लॉसेस सैलरी में होते नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होते हैं। सबसे पहला पॉइंट मुझे आप लोग याद कराओगे कि इनमें से कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जिससे लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं हम। सारी इनकम से लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं सिवाय सैलरी। सैलरी की इनकम अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल का क्या मतलब है, इससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सैलरी में लॉस होता नहीं, नो लॉस। तो ना उसका लॉस है ना वो इनकम देता है। ये वो भाई है जो ना हमारे साथ रेस्टोरेंट पे चलता है ना बिल पे करता है। वो कहता मैं क्यों बिल पे करूं, मैं चलता ही नहीं हूं तेरे साथ, ना खाऊंगा ना मैं बिल पे करूंगा। तो सैलरी में से ना लॉस है ना सैलरी की इनकम अवेलेबल है, बाकी सबकी इनकम अवेलेबल है। ठीक है। अब आसान तरीन क्या है चीज, वो ये है कि इधर ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है किसी और हेड के साथ, ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है किसी और हेड के साथ। इधर कितनी टाइप्स थी, 2, ये ना सेट ऑफ हो सकता है, ये ना सेट ऑफ हो सकता है। इधर टाइप थी 3, अब तवज्जो करना, 3। एक थी कौन सी, स्पेकुलेशन नहीं होगा। अब 2 समझनी है कौन सी, यही पॉइंट समझना है तुमने बस। नॉर्मल बिजनेस में 2 किस्म के लॉसेस हैं, एक को कहते हैं बिजनेस लॉस, एक को कहते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। दोनों के लिए डबल एडेड एरो है, मतलब इनका फर्क यहां नहीं है, सेट ऑफ करने में इसका कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। इसका फर्क है कैरी फॉरवर्ड में। अब कैरी फॉरवर्ड की जरा मुझसे याद कराओ कि मैं क्या करूं, कितने साल, 6 साल। बिजनेस लॉस को यहां आके मैं क्लोज कर रहा हूं 6 साल पे, स्पेकुलेशन लॉस को यहां आके मैं, क्यों, वो इधर है ना यार, और ये वाला भी आके 6 साल में, और ये कितने साल में, 3 साल। अब लिखवाओ कितने साल कैरी फॉरवर्ड, कितने साल, कितने साल, कितने साल, कितने, अनलिमिटेड। अब आपने सिर्फ एक बात जो आज सीखनी है ना, वो ये है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैसे टैकल करते हैं, बस एक पॉइंट ही है। इसके लिए सबसे पहली बात, हम फर्क कैसे करेंगे कि नॉर्मल बिजनेस की ये 2 पॉइंट्स आते कैसे हैं, पता कैसे चलता है। पहला पॉइंट गौर से सुनना, हमें नॉर्मल बिजनेस लॉस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, बिजनेस लॉस में और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में।
ताकि अलग अलग ट्रीटमेंट पता चल सके। ये 6 साल तक चलता है, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलता है। तो इसको फर्क करने के लिए सबसे पहले सुने हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू उठाते हैं और उस रेवेन्यू से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब माइनस हमने किए तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम थी 40 की। अब आके डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल के एमोर्टाइजेशन को माइनस करते हैं हम, तो हमें पता चला कि 10 का लॉस था। ये लॉस किस वजह से आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से या डेप्रिसिएशन की वजह से? इसीलिए इसको कहते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उस लॉस का नाम है जो डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। दोबारा सुनिएगा, हमारे पास रेवेन्यू था 100 का और ऑपरेटिंग हमारे एक्सपेंस थे 120, यहीं पे लॉस आ चुका है कितने का? इस लॉस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिजनेस लॉस। वो लॉस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से आ जाए उसको कहते हैं बिजनेस लॉस। अब चूंकि 50 की डिडक्शन मिल नहीं पाई तो ये भी लॉस में कन्वर्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हमारा टोटल लॉस है 70 का। ब्रेकअप बताओ क्या है 70 का? 70 में बीएल भी है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। बताएं बीएल कितना है? 20। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितनी है? तो सबसे पहले बताएं फर्क कैसे करोगे? फर्क कैसे करोगे बताओ कि वो बिजनेस लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है? फर्क कैसे करोगे? इसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले हम रेवेन्यू से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। सारे एक्सपेंस माइनस होकर हमें पता चल जाएगा कि इनकम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो बीएल हो चुका है, बिजनेस लॉस हो चुका है, और अगर नेगेटिव नहीं है फिर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और नेगेटिव हो गया तो फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस कैसे अराइज होता है। सारे एक्सपेंस पहले माइनस होंगे, डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल को आखिर में माइनस करेंगे। अब आखिरी पॉइंट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसमें मैंने पूरा एक वर्किंग भी शेयर करूंगा आपसे ताकि हमेशा याद रहे आपको। बेटा अब बताओ, जब हम ये काम कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्या बता सकते हो बिजनेस लॉस कैसे राइज होता है? नॉर्मल बिजनेस के 2 लॉसेस कौन से? नॉर्मल बिजनेस के 2 लॉसेस हैं, एक को कहते हैं बिजनेस लॉस, एक को कहते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? तो फर्क करने के लिए पहले हम कौन से एक्सपेंस माइनस करेंगे? सारे ऑपरेटिंग, और उसके बाद कौन सा माइनस करेंगे? गुड। अब ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, मगर लॉ ने ना यार इस पे एक इतना मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट रखा है कि पहली दफ़ा मुझे आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेरेक्ट से खोल के यूज़ करना पड़ेगा, ताकि कल आप कहीं पे भी दूसरी ट्रीटमेंट देखो तो समझ जाओ कि वो ट्रीटमेंट गलत है। और ये ट्रीटमेंट चूंकि लॉ में गिवन ही ऐसे हैं तो मुझे पढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ करना पड़ा। ये लॉसेस के सेक्शंस हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बजाते खुद है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये सेक्शन 57 है जहाँ से ये बात पढ़ाई जाएगी। सेक्शन 57 का सबसेक्शन 5 पहले पढ़ाया जाएगा, जो आपने अभी अभी खुद पढ़ा है। ये देखो क्या कहता है, इन डिटर्मिनिंग वेदर अ पर्सन्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 22, 23, 23A और 24, ये डेप्रिसिएशन के सेक्शंस हैं। इन डिटर्मिनिंग whether a person's depreciation deduction have been set off against income, these deductions, the deductions allowed under these sections shall be taken into account last। यही तो किया ना हमने, सादा सा पॉइंट है। सादा सा पॉइंट क्या है? ये पॉइंट था कि कैलकुलेशन करते वक्त डेप्रिसिएशन लास्ट में माइनस करना, ताकि पता चल सके कि हुआ क्या, किस वजह से लॉस आया। तो सबसेक्शन 5 को छोड़ दो। अब सुनो ये वाला सेक्शन 4।
4 के अंदर कहता है एक ऐसी चीज बेटा, लॉस एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शंस अंडर सेक्शन 22-23, यानी डेप्रिसिएशन का लॉस हो तो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो तो, दैट इज नॉट बीन सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो द लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट, द लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट कितने परसेंट? 50% ऑफ पर्सन्स बैलेंस इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर सबसेक्शन 1 in the following year and so on, provided that such loss shall be set off 100% balance income से if taxable income for the year is less than। अब ये बात बता रहा हूं बेटा, इवन एग्जामिनर भी उलट पुलट कर देता है, मिक्सअप कर देता है। आपके सामने लॉ है, ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं आपके सामने कानून को सामने रख के पढ़ा रहा हूं। भाई ये आपका एक लॉ है, एक आपको ना इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और सादा सी अंग्रेजी है, समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं स्टेप्स में कन्वर्ट करता जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, इस चीज का ताल्लुक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से है। अगर करंट ईयर में किसी और हेड की इनकम अवेलेबल हो, उससे वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट अप कर लो, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस लॉस है वो, और नॉर्मल बिजनेस का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है। दोबारा सुनिएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस दोनों नॉर्मल बिजनेस हैं। इसमें नेगेटिव इनकम आ रही है करंट ईयर में, लॉस आ रहा है करंट ईयर में। एक को हमने नाम दिया BL, दूसरे को नाम दिया हमने UAD। तो ऐसे नहीं कि छोड़ दो, देखो कोई और इनकम है जिससे सेट ऑफ कर सकें, करो, कर दो। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी करंट ईयर में किसी और से सेट ऑफ हो सकती है, करो। मगर अगर ना हो सके तो कैरी फॉरवर्ड करो। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात है, बस कहते हैं जब अगले साल जाओगे ना, तो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगले साल की सारी इनकम को नहीं खा सकती। यहां से तवज्जो चाहिए बेटा। इसको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन बनेगी एक्सेल पे, और वो ये है कि सबसे पहले आप करंट ईयर पे फोकस करेंगे। करंट ईयर हमारा है 23, हमारा टैक्स ईयर है 2023, और उसमें हमारी सपोज कर लें बिजनेस लॉस भी है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, मगर हमारा कैपिटल गेन भी है, और चलो आईफोर्स भी है। बिजनेस लॉस हमारा करंट ईयर में कितना था? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने बिजनेस चलाना सीखा ही नहीं था, 40 मिलियन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी थी, मिली नहीं तो वो कहां से सेट अप होगी? 50। नॉर्मल बिजनेस लॉस कितना है हमारा? 90 मिलियन का लॉस है करंट ईयर में। मगर आपकी कुछ छोटी सी इनकम इधर और थोड़ी सी इनकम इधर थी। अब पहले क्या करोगे? ये नॉर्मल बिजनेस कहलाता है, ये है नॉर्मल बिजनेस। आपको याद है ना, ये दोनों मैंने नॉर्मल बिजनेस में ब्रेकअप बनाए हैं। तो नॉर्मल बिजनेस के लॉस को क्या इजाजत है हम किसी और से सेट ऑफ कर सके? नॉर्मल बिजनेस को इजाजत है, ये सेट ऑफ हो सकता है लॉस। कहां से? इससे। तो सबसे पहले तो आप इसको खत्म करने के लिए कौन सी सेट ऑफ करोगे बताओ? मैं तो बिजनेस लॉस करूंगा, क्योंकि उसके 6 साल लिमिट है, इस पे लिमिट ही नहीं है, इसको छोड़ दो। तो मैंने क्या किया, ये अमाउंट भी इधर लाया और ये अमाउंट भी इधर लाया, इससे सेट ऑफ किया मैंने। ये मेरा आ गया करंट लॉस। अब मुझे बताओ आपका टोटल लॉस करंट ईयर में कितना है? आपकी ये इनकम 0 हो चुकी है, लॉस खा गया, 0 हो चुकी है, खा गया। अब आपका टोटल लॉस कितना है? आपका करंट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉस आ चुका है, और कैरी फॉरवर्ड आपका लॉस आ रहा है 80 का, और इस 80 को आप ये कैरी फॉरवर्ड करोगे 83 का। अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहां तक क्लियर है?
अब असल चीज बेटा आ रही है, अब नेक्स्ट ईयर, दिस इज द नेक्स्ट ईयर। अब कहता है नेक्स्ट ईयर भी यार अगर यही सीन हुआ तो मैं कमाऊंगा कब? कौन कह रहा है कमाऊंगा कब? भाई रेट टैक्स भी तो कलेक्ट करना है ना, मैंने टैक्स तो कलेक्ट करूं ना। तो इसलिए क्या कहता है कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल यानी टैक्स ईयर 2024 की भी इनकम अगर मैंने दे दी तुम्हें, सारी इनकम दे दी तुम्हें, तो बचा क्या यार? तुम तो फिर लॉस तो अगले साल। कहता है चलो हम डील करते हैं, डील ये है कि अगले साल की टैक्सेबल इनकम पे सारी कहानी डिपेंड करती है। अगले साल की टैक्सेबल इनकम पे डिपेंड करती है। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1, लॉ कहता है ऑप्शन 1 में यार मैं बड़ा दिल करके पूरी इनकम तुझे दे दूंगा, ले यार चल तू कर, सारी इनकम से सेट ऑफ कर, चल खैर है। मगर एक और ऑप्शन भी होगा, जब मैं तुम्हें पूरी इनकम नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कहूंगा कि चलो 50% मेरी इनकम से सेट ऑफ कर लो, 50% इनकम मैं तुम्हें दे रहा हूं लॉस के लिए, 50% पे टैक्स दे दो। इसका मतलब एक केस में मैं तुम्हें 100% इनकम दे सकता हूं कि ले चल तू कर, तू लॉस को सेट ऑफ, मगर एक केस में मैं पूरी इनकम नहीं दूंगा। यही एक पॉइंट समझना है बस आपने। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का पहला रूल क्या है? करंट ईयर में हो जाए किसी और इनकम से सेट ऑफ कर लो, ना हो सके कैरी फॉरवर्ड करो। मगर जब कैरी फॉरवर्ड करोगे ना बच्चों, तो आपने एक बात समझनी है यार, वो कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर का इनकम पे खा गया, फिर अगले साल तो पैसे तो आएंगे ही नहीं ना गवर्नमेंट को। भाई पैसे नहीं आएंगे, चलो लॉस उसका जायज है, जेन्युइन है, मगर कुछ तो दो। इसीलिए उसने क्या कहा है? उसने कहा है करंट ईयर की दो ऑप्शंस होंगे। अब करंट ईयर की सुनना मेरी बात, मैं आपको अब पॉइंट स्टेट करने लगा हूं। कहता है करंट ईयर की इनकम जो भी होगी, करंट ईयर की इनकम जो भी होगी, सपोज करते हैं करंट ईयर की इनकम थी 20, तो कहता है इस पे पहला हक ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस में किसका है? इसमें पहला हक किसका है? भाई पहला हक बिजनेस लॉस का है। सबसे पहले इसको साइड पे करो, चल बेटा तू तो साइड पे हो जा, तेरे से बाद में बात करते हैं, अभी नहीं करो, बाद में बात करो। पहले क्या करेंगे हम? ये माइनस करेंगे, क्योंकि इसके 6 साल की लिमिट होती है। अब जो अमाउंट आया ना, सुनना, उसको कहते हैं बैलेंस टैक्सेबल इनकम, और इसी पे सारी कहानी होगी। जो बच गया ना, अब देखना क्या है कि जो बच गया ना उसकी अमाउंट क्या है? 85 है। अब जरा लॉ पढ़ो, क्या कहता है? कहता है लॉस जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का होगा, सारी इनकम से सेट ऑफ करने दूंगा, सारी इनकम से सेट ऑफ करने दूंगा, 100% इनकम दे दूंगा तुझे सेट ऑफ करने के लिए, अगर वो टैक्सेबल इनकम लेस देन 10 मिलियन हो। यानी सारी कहानी इस पे है बच्चों, इस पे ये कितनी होगी कि सारी मिल जाएगी? लेस देन 10। तो लेस देन 10 है कि मोर देन 10 है? इसका मतलब क्या हुआ? ये कब मिलेगी? जब बैलेंस टैक्सेबल इनकम कितनी होती, सारी इनकम मिल जाती। जब ये कितनी होगी? लेस देन 10 होती ना, तो चूंकि वो कहता है यार कम ही इनकम है, ले जा, मुझे भी फायदा नहीं, तू इनकम सारी से सेट अप कर। मगर करंट केस में लेस देन 10 है कि 87 है? 87 है। तो क्या कहता है? कहता है तुम्हें अब मैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरी माइनस नहीं करने दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इस बैलेंस का 50% मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो इसके दो हिस्से हो गए, एक वो जिससे लॉस सेट ऑफ करोगे, कौन सा? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिससे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे, और वो कितना है? इसका 50% है, इसका 50% है। और बैलेंस क्या है यार? उस पर टैक्स भी तो लूंगा ना, तो बैलेंस टैक्सेबल इनकम है, उसमें मुझे टैक्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? ये उठाया, इसका 50% ले लिया। अब देखो जरा, दो हिस्से हो गए। ये कब किया आपने? किस केस में किया आपने? क्यों किया आपने? उसने कहा था दो ऑप्शन है भाईजान, अगर तो पहले अगले साल की इनकम से सबसे पहले किसका हक? छोटे भाई का, जिसको ट्रीटमेंट कुत्ते वाली मिलती है घर पे, सारा काम उसने करना होता है, मगर थोड़ी सी तो इज्जत करो उसकी। वो इज्जत क्या की उसको? कहा पहले तुझे माइनस हो जा, तुझे कोई तुझ पे पाबंदी नहीं है, तू सारा का सारा माइनस हो जा, मुन्ना तू खुश रहे, ठीक है? ये तो माइनस कर लिया उसने, ले जा बेटा, ले जा, चल आ जा बेटा। मगर जो बच गया ना,
अब रुक जरा, बड़ा भाई आया ना, रुक तेरे से तो हिसाब होगा, ऐसे कैसे सारी की सारी माइनस कर लोगे, बचेगा क्या, कुछ तो हमें दे। तो कहता है कि ये सारी कहानी इस पे डिपेंड कर रही थी, ये जो बैलेंस पे डिपेंड कर रही थी। अगर ये लेस देन, तो लॉ कहता है यार कुत्ता खाया, मजा नहीं आया, क्या मैं तेरे से झगड़ा करूं, 10 मिलियन ले ले, मुझे नहीं चाहिए, चल तू अपना लॉस सेट अप कर। माने कम अमाउंट है ना, मगर अगर 10 से ज्यादा है तो रुक, कुछ तेरा कुछ मेरा, कुछ तेरा कुछ मेरा। तो सारी कहानी बैलेंस पे है। अगर वो बैलेंस 10 मिलियन से कम है, ले जा तू कर सेट ऑफ, और नहीं है तो 50% तेरा 50% मेरा। आओ बताओ इससे कितना लॉस सेट ऑफ करूं, ले आओ पिछला सारा, कितना है 50, नहीं हो सका सेट ऑफ नहीं हुआ ना हो, फिर क्या करेंगे, ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। वैसे भी इसमें कौन सी लिमिट है, आई बात समझ, ये कैरी फॉरवर्ड। मगर करंट ईयर में भाईजान इनकम थी, इस पे क्या करेगा, इस पे टैक्स लेगा। बेटा ये वो पॉइंट है, बिलीव मी, आपका एग्जामिनर भी इस पे कंफ्यूज हो जाता है। किसने बोला नहीं पूछेगा, अरे यही तो सवाल पूछता है वो, यही तो सवाल बनाता है जो उसको खुद नहीं आता। एक दफा रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन बेटा मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको तवज्जो कर लो। पहले पूरा पॉइंट रिपीट हो रहा है मेरा बच्चा मुइज। सबसे पहले मुइज की वजह, मुइज तुम्हारी वजह से दोबारा ये लिख रहा हूं मेरा बच्चा, ये ले लिख तू, चंदा जल्दी लिखना जरा। सबसे पहली बात क्या है, हमें समझना है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये वो लॉस है जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट ना होने की वजह से हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू उठाते हैं, उससे माइनस करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये लॉस कहलाता है बिजनेस लॉस। इसके लिए कितना टाइम लिमिट है बेटा, 6 साल कैरी फॉरवर्ड का टाइम लिमिट है। मगर चूंकि डेप्रिसिएशन भी तो थी ना जो डिडक्ट नहीं हो सकी, जो इनकम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, इनकम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, तो क्या बन चुकी है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो थी 30 मिलियन की। तो कुल मिला के हमारा टोटल लॉस हो चुका है कितना, 30 + 10, तो कितना है हमारा 40 मिलियन का लॉस है। मगर हम मिलाएंगे नहीं, अलग अलग रखेंगे। ये तो करंट ईयर था, आ जाओ अगले साल, सुनना मेरी बात, अगले साल नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल इनकम है हमारी टैक्सेबल इनकम अगले साल की आ चुकी है 85। सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड में किसको लाओगे, बिजनेस लॉस लाओगे। कितना है बिजनेस लॉस, माइनस कर लो उसको। अब क्या बना, बैलेंस टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये अगर 10 मिलियन ना कम होती ना तो सारी मिल जाती, किसे, इस 30 को सारी मिल जाती, मगर अभी नहीं मिलेगी सारी, 50-50 मिलेगी। तो 50 कर लो, 37.5 मिलेगी। 37.5 लॉस के लिए नहीं मिलेगी, जो लॉस के लिए मिली, पिछला लॉस लाओ, कितना था, बचत हो गई। 30 का लॉस था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, माइनस कर लिया, कितनी इनकम है 7.5, इधर कितनी है मिला लो, 45 पे टैक्स करोगे। तो यहां क्यों नहीं आया कैरी फॉरवर्ड लॉस, सेट ऑफ हो गया ना। अब स्टेप समझो, पहला स्टेप, अब ये समरी बन रही है बेटा, समरी मुइज चंदा, ये तेरे लिए बन रही है समरी बेटा। समरी क्या है, स्टेप 1, भाई सबसे पहले हमारे पास लाजमी है सवाल में, करंट ईयर में
एग्जामिनर पूछेगा ना तो करंट ईयर में पिछले साल से 2 लॉस लाएगा, वरना ये टॉपिक एग्जामिन नहीं हो सकता। क्या लाएगा? बिजनेस लॉस लाया और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लाया। अब आपके पास स्टेप 2, आपके पास करंट ईयर, करंट टैक्स ईयर की टैक्सेबल इनकम होगी। इस टैक्सेबल इनकम से सबसे पहले क्या करोगे? इससे करंट ईयर है ना, सब कुछ होने के बाद करंट टैक्सेबल इनकम आ चुकी है तुम्हारे पास। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ करोगे। कौन सा? बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना। बिजनेस लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो इनकम होगी वो कहलाएगी बैलेंस टैक्सेबल इनकम। स्टेप 3, इफ ये बैलेंस टैक्सेबल इनकम कितनी हो, क्या हो? इफ ये मोर देन 10 मिलियन हो तो उसका ओनली 50% अवेलेबल है। 50% ऑफ बैलेंस टैक्सेबल इनकम अवेलेबल है। किसके लिए? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए, जो पीछे से ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है। मगर अगर वो क्या है, लेस देन 10 मिलियन है, क्या वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस टैक्सेबल इनकम लेस देन 10 मिलियन है, तो फिर वो कहता है ये बैलेंस टैक्सेबल इनकम पूरी की पूरी अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है। किसके लिए? किसके लिए? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के सेट ऑफ करने के लिए। ये था आपका पूरा लॉ, और इसका सबूत मैं चाहता हूं जरूर देख लो। हालांकि तुम लोगों को मुझ पे यकीन है कि अच्छा पढ़ाता हूं, सही पढ़ाता हूं, मगर मैंने कहा फिर भी सबूत दे दूं। ये सबूत है बेटा। कहता है जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो सका अगेंस्ट द इनकम, सच लॉस यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट कितने परसेंट? 50%। और बैलेंस टैक्सेबल इनकम अंडर आफ्टर सेटिंग बिजनेस लॉस, वो बिजनेस लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो बचा उसके 50% को सेट ऑफ करो। हाँ, 100% इनकम मिल जाएगी अगर वो लेस देन 10 मिलियन होगी। ये वही बातें थी जो मैंने यहां लिखी थी। अब ब्रेक करो, जाके नमाज भी पढ़ो, ब्रेक भी करो। मैं आई विल बी बैक 8:15 8:15 मगरिब पढ़ें, रिलैक्स करें, सो के वापस आ जाएं। लिखी हुई आएगी, क्योंकि देखो ना वो करंट ईयर में पिछले साल का तो ब्रॉड फॉरवर्ड देगा ना, ऐसे आएगा। नोट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो उसको डेप्रिसिएशन को अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहता है। वो भी पिछले साल का होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, बताया गया होगा। करंट ईयर का तो हम कैलकुलेट करते हैं ना, मगर उसने टॉपिक में एग्जामिन करना होगा तो लाजमी है ब्रॉड फॉरवर्ड देगा वो। ये सारे प्रीवियस के होंगे, इस एंगल से ये प्रीवियस के ही हो सकते हैं।